चलिए सभी लोगों को नमस्ते। एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट करके और हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। मेरी आवाज जा रही होगी? एक बार सभी लोग फटाफट करके लाइव आ जाइए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आपका फिर मिलान करने वाला दे रखा है। देखिए, मिलान करने वाला क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा आपको स्मार्ट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मिलान करने वाला में जो आता है ना, सबसे पहले आप उसको मैच करिए। लुईस पास्चर, पॉस्चराइजेशन का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? लुईस पास्चर। मेरे भाई, मिल्क पॉस्चराइजेशन का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया था? आप सभी लोग जानते होंगे। अगर हम मिल्क पॉस्चराइजेशन का जो कंसेप्ट दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये कंसेप्ट जो दिया गया है उस साइंटिस्ट का नाम है यहां पर लुईस पास्चर। इसका नाम क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं लुईस पास्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। साइंटिस्ट का नाम है लुईस पास्चर, आपको ध्यान रखना है। इस साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो लुईस पास्चर, आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई, मिल्क पास्चराइजेशन में क्या होता है कि इसको लगभग हम लोग कहां तक, तो 65 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करते हैं, फिर अचानक ठंडा करते हैं। इस तापमान तक गर्म करते हैं, इस तापमान तक गर्म करते हैं, फिर अचानक ठंडा करते हैं, फिर क्या करते हैं? तो फिर अचानक ठंडा करते हैं इसको, फिर इसको अचानक ठंडा करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। फिर इसको अचानक ठंडा करते हैं, फिर इसको अचानक ठंडा करते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसी को हम लोग मिल्क पॉस्चराइजेशन कहते हैं। तो आप सीधा कहेंगे सर यहां पर पॉस्चराइजेशन का जो कंसेप्ट की बात करेंगे और रेबीज का जो टीका है उसका भी खोज, यानी आप कह सकते हैं रेबीज का टीका, एंटी रेबीज, रेबीज का टीका का खोज या पॉस्चराइजेशन का जो कंसेप्ट दिया था वो किसने दिया? तो लुईस पास्चर ने दिया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको ध्यान में रखेंगे। तो एक तो ये आपका हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है लुईस पास्चर से रिलेटेड इनका एक और कंसेप्ट जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन्होंने रेबीज का टीका डेवलप किया था। अगर हम लुईस पास्चर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये मेरे भाई किसका? तो रेबीज का टीका इन्होंने डेवलप किया है। रेबीज का जो टीका है इन्होंने डेवलप किया, इस बात को ध्यान रखें। रेबीज का टीका डेवलप कौन किया? तो कहेंगे रेबीज का जो टीका डेवलप किया है वो हमारा लुईस पास्चर ने किया है। अब देखिए, रेबीज अगर किसी को होता है, अगर किसी को रेबीज होता है तो आपको पता होगा रेबीज किससे होता है? तो कुत्ता के काटने से होता है। रेबीज जो होता है वो किससे होता है? तो कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता के काटने से होता है, इस बात को ध्यान रखना, काटने से। और कुत्ता का जो सिलावा होता है ना, सिलावा की हम बात करते हैं, जो उसका सिलावा लार होता है उसी में हम कहते हैं कि हमारा रेबीज वायरस, इसके कारण हमारा रेबीज हो जाता है। अब इस रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें जो प्रभावित अंग हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं? एग्जाम में कई बार पूछा है। तो रेबीज अगर किसी को होता है तो उसके प्रभावित अंग क्या है? तो दो चीज याद रखना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम कह दो, सीएनएस कह दो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज आता है, एक तो हमारा ब्रेन प्रभावित होगा और दूसरा याद रखना कि हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। इसकी तो स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीज प्रभावित होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दोनों चीज हमारा आता है। तो आपको पूरी तरीके से ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, इसी से ये रिलेटेड हमारा कंसेप्ट है आता है। चलो, ए का तो हमारा 4 मैच कर रहे हैं। अगर ए का 4 मैच करेगा तो ऑप्शन ये भी तो छट गया। और ए का 4 यहाँ भी, ए का 4 यहाँ भी है। और डी का 2 कॉमन है तो उस पर सोचना ही नहीं है। तो हम लोग को बस बी और सी में जाना है। तो डी का 2 हम लोग को ऐसे पता चल गया कि डी का 2 हमारा ऐसे होना है, कोई दिक्कत नहीं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। और पेनिसिलिन क्या है? तो मेरे भाई, पेनिसिलिन हमारा एंटीबायोटिक है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा क्या है? एंटीबायोटिक है। और ये जो पेनिसिलिन हमारा बनाया गया, ये हमारा किससे? तो पेनिसिलियम नोटाटम कवक से बना गया था। ये पेनिसिलियम जो नोटाटम कवक होता है उसी से इसको बनाया गया, इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर के पता चल गया कि सी का 1। अगर सी का 1 होना है तो सी का यहाँ 1 है, यहाँ तो सी का 3 है, तो ये भी खत्म हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मेरे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो, यहाँ पूछा गया है कि सही नहीं है, इस पर फोकस करना है आपको।
एक बात आप जान लीजिए, ऊष्मा गतिकी का नियम तो आप लगातार पढ़ते हैं, और ऊष्मा गतिकी के नियम की अगर हम बात करें तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, ऊष्मा गतिकी का जो नियम हमारा है, अगर हम इसकी अगर बात करते हैं, हमारा आता है कौन सा आता है, इसी में आता है शून्यवान नियम। शॉर्ट में बता देते हैं, इसी में शून्यवान नियम के बारे में पढ़ते हैं। और शून्यवान नियम जो होता है, इससे तापमान का कंसेप्ट पता चलता है, इससे टेम्परेचर का संबंध मिलता है, तापमान का टेम्परेचर का संबंध पता चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, ऊष्मा गति के प्रथम नियम की अगर बात करते हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर हमारा कार्य करता है, उसी पर ये आधारित होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं तीसरा, अगर इसको हम लोग कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इससे हम लोग क्या पता चलता है, एनर्जी का डायरेक्शन पता चलता है, इस बात को ध्यान रखना। ऊर्जा की दिशा के बारे में पता चलता है, ऊर्जा की दिशा के बारे में पता चलता है, साथ ही साथ एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है, इसी से एंट्रोपी का भी पता चलता है, ये दो बात आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम लोग थर्ड लॉ की अगर बात करते हैं, तो उष्मा गतिकी का ये नियम है मेरे भाई, ये हमारा उष्मा गतिकी का सारा नियम है। और थर्ड लॉ जो इसका हमारा होता है, ये कहता है कि शून्य केल्विन यानी कि परम शून्य तापमान, जीरो केल्विन कहते हैं, शून्य केल्विन पर सभी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स, सभी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की जो गति होती है वो शून्य हो जाती है। सभी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की गति क्या होगी, सभी पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की गति शून्य हो जाती है। कुल मिलाकर के यही चीज हमारा है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आज आपका है, लेकिन पढ़ पढ़ करके हम लोग को बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहला कि कौन सा हमारा प्रथम नियम की बात कर रहा है, तो प्रथम नियम के बारे में तो यहाँ पर आप जान चुके हैं, एनर्जी कंजर्व रहता है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होता है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट सही है, आपको गलत को ढूंढना है। दूसरा कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। मेरे पास सिस्टम जो होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारा होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें ना तो एनर्जी आएगा, ना जिससे एनर्जी हमारा बाहर जाएगा, ना तो उसमें आएगा ना तो उसमें बाहर जाएगा, इसका मतलब जितना एनर्जी है उतना कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड मतलब पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया, ना तो उसमें आएगा ना तो उसमें जाएगा, यानी आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई, इसमें ऊर्जा संचरण की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें एनर्जी कंजर्व रहेगा, इसमें एनर्जी का ना तो लॉस होगा ना तो गेन होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसमें क्या होगा तो कहेंगे एनर्जी हमारा कंजर्व रहेगा। और आइसोलेटेड सिस्टम जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का ही एग्जांपल है, फर्स्ट लॉ का ही एग्जांपल होता है, इसमें एनर्जी कंजर्व रहता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एनर्जी का ना तो लॉस होगा ना तो एनर्जी गेन करेगा, इस बात को ध्यान रखना। इसका हाँ, तब ये इसी पर ये आधारित हमारा होता है। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा हम लोग देखते हैं क्या सही है कि गलत है। अब यहां पर क्या रहा है कि किसी भी प्रक्रम की हम बात करते हैं, किसी प्रक्रम की दिशा के बारे में मेरे भाई, अगर दिशा की बात करेगा ना तो उष्मा गतिकी में जब भी दिशा की बात करता है तो हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जाते हैं। यहां फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है क्वेश्चन में, यहां ऊर्जा की दिशा के बारे में अगर कोई बताता है तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्शंस की जहां तक बात करेगा ना, एनर्जी का डायरेक्शन हमारा किधर से किधर होगा, तो कहेंगे ये कंसेप्ट कहां से पता चला, दिशा का जो कंसेप्ट पता चला है, ये आपको सेकेंड लॉ से पता चला है, जबकि ये फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। ये सब फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है मेरे भाई, ये दोनों के दोनों क्या है, ये हमारा फर्स्ट लॉ जो हमारा होता है उष्मा गतिकी का प्रथम नियम, जबकि ये हमारा किसका, तो हम कहेंगे सेकंड लॉ का एग्जांपल दे रखा है। और आपसे पूछा कि प्रथम नियम के बारे में, आपसे पूछा फर्स्ट लॉ के बारे में, पूछा कौन सा सही है, तो ये दोनों तो सही है, लेकिन ये फर्स्ट लॉ के लिए नहीं होगा, नहीं होगा, इसका मतलब यही आंसर करेंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। सर आपका पेन पतला चलता है, बताइए ना कैसे चलाएंगे पेन, आप ही चलाइए आकर के रमेश कुमार जी। एक्चुअली में जो स्लाइड बना है, सुनिए,
उस स्लाइड बनाने वाले को बोलिए थोड़ा सा उधर स्लाइड बनाएगा, पूरा बोर्डे भर देता है स्लाइड से, क्वेश्चन से, बताइए कहाँ लिखेंगे। अगला हमारा है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की बात करते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, जब कभी भी आपको ब्लैक बॉडी जब कभी भी आपसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की अगर बात करेगा ना, तो उसके लिए मेरे भाई एक फॉर्मूला हमेशा यूज होता है और क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में इस पर क्वेश्चन पूछता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहने का मतलब होता है, कृष्ण पिंड का नाम आपने सुना होगा, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं तो कृष्ण पिंड कह देते हैं। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जब रेडिएशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेरे भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन हमारा होता है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एनर्जी जो होता है E इक्वल टू सिग्मा ए टी का पावर 4 होता है। जहां पर ये दोनों पैरामीटर हमारे कांस्टेंट होते हैं, बस इतना ध्यान रखना। और एनर्जी का रिलेशन तापमान के पावर 4 में होता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब कभी भी विकिरण की बात आती है, रेडिएशन की बात आती है, तो उच्च तापमान पर विकिरण होता है और उच्च तापमान पर ही रेडिएशन होता है। तो उच्च तापमान पर ही एनर्जी का हमारा इमिशंस होता है, इस बात को हम सभी लोग जानते हैं। तो मेरे पास जब कभी भी ब्लैक बॉडी की बात करेगा, जब कभी भी रेडिएशन की बात करेगा, तो ये वाला रिलेशन हमेशा आप यूज करना। लेकिन याद रखना, इसमें जो टेम्परेचर यूज होता है वो टेम्परेचर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता, वो टेम्परेचर हमारा केल्विन टेम्परेचर को हम कहते हैं। और केल्विन टेम्परेचर हमारा एब्सोल्यूट, केल्विन टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही हम लोग सॉरी परम तापमान एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही केल्विन टेम्परेचर कहते हैं। इसका मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर का पावर 4 होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर हमारा नहीं है। तापमान हमेशा क्या होगा तो केल्विन में यूज होता है जब भी रेडिएशंस की बात आती है। अब कोई दिक्कत बचा ही नहीं। आगे कह रहा है कि मेरे भाई तापमान को कितना गुना कर देना है, तो तापमान जो है उसको 2 गुना कर देना है। तो तापमान को 2 गुना करिए तो बताइए उससे कितने एनर्जी का रेट हमारा क्या होगा, तो कितना एनर्जी की दर हमारा हो जाएगा, ये पूछा गया। तो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कहोगे, आप देखो सॉल्व करने का तरीका हम शॉर्टकट में भी बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। अगर इसको हम ये कहें कि समानुपाती, ई और टी क्या है समानुपाती, तो समानुपाती मतलब समान अनुपात में लिखना पड़ेगा। अगर E2 अनुपात में E1 लिखे हैं तो लिखना पड़ेगा T2 अनुपात में T1 का पावर क्या, यहाँ चूंकि 4 है पावर में तो लिखना पड़ेगा। अब यहां से मान लेते हैं कि हमको बाद का एनर्जी चाहिए कि कितना हमारा इमिशन हुआ है, तो हम कहेंगे यहाँ पर T2 अनुपात में हमारा T1 का पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में गुना में E1 भी करेंगे। एक बात बताइए T2 कितना हो रहा है मेरे भाई, तो तापमान को 2 गुना कर देना, इसका मतलब है कि बाद का तापमान पहले के तापमान का कितना गुना, तो 2 गुना, इसका मतलब ये होता है। तो इस फॉर्मूला में आप T2 के जगह पे क्या रखोगे, तो 2 T1 रखोगे, और नीचे में ऑलरेडी T1 आपका है, इसका पावर 4 करेगा तो T1 से T1 कट जाएगा, और 2 का पावर 4 कितना होगा, मुझे तो लग रहा है कि ये 16 होगा। इसका मतलब यहां से ये आपको E1 भी आपका यहां पर छूट रहा था, E1 आपका यहां छूट रहा है, इसका मतलब ये E1 हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं जो हमारा E2 है वो 16 गुना क्या हो गया, तो कहेंगे E1 हो गया। अब आप कहेगा सर शॉर्टकट में इसको कैसे सॉल्व करते, तो वो भी आपको बताते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप शॉर्टकट में देखते कि मात्र आप इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते थे आसानी से। कहिए कैसे, तो हम लोग को ये पता चल गया कि रेडिएशन की बात कर रहा है तो फॉर्मूला E समानुपातिक T का पावर 4 लगाना, दिमाग में चिपका लीजिए और बोर्ड पे चिपका लीजिए। रेडिएशन का जहां भी कंसेप्ट दिखेगा, विकिरण का जहां भी कंसेप्ट दिखेगा, E समानुपातिक क्या है तो T का पावर 4। T क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम तापमान होता है, केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस नहीं लेते हैं, फ़ारेनहाइट नहीं लेते हैं, हमेशा केल्विन टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है यहां पर कि अगर ये रिलेशन हमारा होता, तापमान को अगर 2 गुना करेंगे तो तापमान को 2 रखिए, और 2 का पावर कितना तो 4, और 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, तो उसको कहेंगे 16। इसका मतलब एनर्जी हमारा 16 टाइम्स क्या होगा, तो ज्यादा रेट से हमारा एनर्जी का एमिशंस होना शुरू हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते थे, वहीं से आप लगा देते और आपके आंसर यहां पर सी करेक्ट हो जाता, यहां पर सी आप फटाफट आंसर कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खगोलीय दूरदर्शी की बात करते हैं मेरे भाई, खगोलीय दूरबीन का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, और जब कभी भी हम लोग खगोलीय दूरबीन की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, दूर की वस्तु को दिखने के लिए हम खगोलीय दूरबीन की बात करते, दूरबीन कहने वाले टेलीस्कोप की बात करते हैं, दूरबीन यानी टेलीस्कोप की बात करते हैं। और खगोलीय दूरबीन क्या करता है, तो बड़ा इमेज बनाता है। ये किसका निर्माण करता है, तो बड़े प्रतिबिंब का निर्माण करता है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। और इस दूरबीन में क्या लगा रहता है, तो मेरे भाई इसमें 2 उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कितने उत्तल लेंस लगते हैं इसमें 2 उत्तल लेंस हमारा लगा रहता है, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर खगोलीय दूरबीन की अगर बात करते हैं तो ये बड़ा प्रतिबिंब हमारा बनाता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है। और अगर इस खगोलीय दर्पण अगर बड़ा इमेज बनाता है तो इसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट अगर करते हैं, इसी से पता चलता है कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा फोकस दूरी के सेंस में हमारा क्या होता है, तो कहेंगे यहां पर
F0 अपन में क्या लिखेंगे, तो एफ ई लिखते हैं। अब कहेगा सर F0 और एफ ई क्या है, तो F0 जो हमारा फोकस दूरी, दोनों फोकस दूरी ही है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी है, एक आई लेंस का फोकस दूरी। इसमें दो लेंस होता है, एक आई लेंस होता है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लगाते हैं बड़ा इमेज करने के लिए। तो ऊपर वाले में ओ लगा हुआ है तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस की हम बात करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी हमारा दे रखा है। ये किसका दे रखा है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी हमारा किधर है, तो कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ हमारा है, जो फोकल हमारा लेंथ है वो हमारा ऊपर में है। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस दूरी है वो हमारा किधर है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकस दूरी होगा वो हमारा फोकल लेंथ हम कहेंगे, या फोकस दूरी कह दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का हमारा ऊपर होगा, नीचे में हमारा किसका होगा, तो ई फॉर आई है। इसका मतलब आई लेंस की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हमारी आंखों में जो लेंस होता है, आई लेंस का जो फोकस दूरी होगा हमारा किधर होगा, तो आई लेंस का यहां पर जो फोकल लेंथ हमारा होता है वो हमारा नीचे हो जाएगा। मेरे भाई एक बात बताइए, बड़ा इमेज बनाने का मतलब क्या समझते हैं? बड़ा इमेज बनाने का मतलब है कि m की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं m का मान 1 है, समझना गौर से, अगर m का मान 1 है तो समान आकार का इमेज देता है। समझना गौर से जो कह रहा हूं आपको, ये कैसा इमेज देगा, तो ये समान आकार का इमेज देता है। अगर m का मान लेस देन 1 अगर होता है तो ये छोटा इमेज देता है। ये कैसा इमेज देगा, तो ये छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और अगर मान लेते हैं हमारे सामने में क्या है, तो m का मान अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ऐसे केस में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इस बात को ध्यान रखना, कैसा प्रतिबिंब, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर हमको क्या चाहिए, खगोलीय दूरी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू को 1 से ज्यादा करेंगे, 1 से ज्यादा करेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस दूरी होगी, हमारे आई लेंस के फोकस दूरी से हमारा क्या होगा, तो कहेंगे कम होगा। तो मेरे भाई यहां पर m का मान अगर ग्रेटर देन 1 माना है, m का मान अगर ग्रेटर देन 1 माना होगा तो आपको कहना पड़ेगा जो फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस का हमारा होगा वो कहीं ना कहीं आई लेंस के फोकस दूरी से हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ज्यादा होगा। तभी m का मान 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाला ज्यादा नीचे वाला कम, तो 1 से मान ज्यादा हो जाएगा, तभी ये केस हो सकता है। इसलिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं, बताइए यहां पर क्या है, तो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकस दूरी है, यहां पर आई लेंस की जो फोकस दूरी की तुलना में क्या होगा, बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डायरेक्ट यहां पर दिख रहा होगा कि बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए जो क्वेश्चन हमें आपको बताई, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्या एक एक बच्चा बताएगा? बहुत इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझते हैं, और ये सब कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रखना। इस सब कंसेप्ट को बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, डिफ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा मेरे, प्रकाश का विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन के बारे में किसने नहीं पढ़ा है? तो मेरे भाई प्रकाश का अगर कहीं पर विवर्तन होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन पर हम लोग काम करते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश के विवर्तन के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इनके लिए जो कंडीशन है, इनके लिए जो शर्त हमारा होता है वो ये होता है कि मेरे भाई याद रखना कि अगर मान लेते हैं कि विवर्तन की घटना अगर आपको देखनी होगी तो छोटे से छिद्र का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो छिद्र होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? छिद्र मेरे भाई छोटा छिद्र होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका छिद्र कैसा होना? छोटा छिद्र होना चाहिए। जितना ज्यादा छोटा छिद्र होगा उतना ही प्रकाश का विवर्तन ज्यादा होगा, जितना बड़ा छिद्र होगा उतना ही प्रकाश का विवर्तन कम होता है। तो एक बात आप जान लीजिए, मान लेते कि हमारे पास क्या है, तो ऐसा हमारा है, और हम कहते हैं कि यहां से हम क्या कर रहे हैं, तो यहां से टॉर्च जला दिए, और जब यहां से आप टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश इसमें पड़ेगी, और छोटा सा ये छिद्र है, तो पता चलेगा कि प्रकाश इस तरह से चारों तरफ से हमारा क्या हो रहा है, प्रकाश चारों तरफ से ऐसे करके हमारा फैल रहा है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी घटना को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पर डिफ्रैक्शन कहते हैं, ध्यान रखना। अब मामला यह है कि प्रकाश हमारा इधर से जा रही थी, ये प्रकाश हमारा सीधी रेखा में ये जा रही थी, हमने टॉर्च जलाया, छोटे से छिद्र से हमने पास कराया, तो पता चला कि प्रकाश डिफ्रैक्ट कर गया, यानी चारों तरफ से ऐसे हमारा आगे की तरफ हमारा चारों तरफ से फैल गया इधर, इसी को प्रकाश का डिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर ये छिद्र बहुत बड़ा होता तो प्रकाश सीधे निकल जाते, तो डिफ्रैक्शन कम होता देखने को। तो जब कभी भी डिफ्रैक्शन की घटना घटती है तो उसके लिए छोटा छिद्र होना चाहिए। कैसा छिद्र होना चाहिए मेरे भाई, तो ये छिद्र छोटा होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, यहां पर कह रहा है कि विवर्तन की घटनाएं जो हमारा है सबसे स्पष्ट तब होती है, सबसे स्पष्ट के छोटा सा छिद्र होगा तभी दिखाई देगा। और जब कहता है कि अवरोध या द्वारक का आकार, वही छोटा सा छिद्र की बात कर रहा है, जब द्वारक का आकार यानी कहने वाला अवरोध का जो आकार जिससे वो टकराता है,
उसका आकार जो है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी छोटी होती है, इसलिए आपको वो सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके कोटि का होना चाहिए, यानी उतनी ही तरंगदैर्घ्य वाली होनी चाहिए। बात को ध्यान रखना, यानी उतना ही छोटा हमारा छिद्र होना चाहिए। ये स्टेटमेंट मेरे भाई क्या कहेंगे, स्टेटमेंट हमारा दे रखा था तो ये सही है, गलत नहीं है, ये सही स्टेटमेंट हमारा दे रखा था। ये जो लाइन बोला है कि प्रकाश की कोटि का होना चाहिए, इसका मतलब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि क्या होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की जो कोटि होती है, या जो हमारा प्रकाश होता है, प्रकाश जो हमारा सूर्य की प्रकाश की हम बात कर लेते हैं या प्रकाश की हम बात करते हैं, तो याद रखना मेरे भाई कि प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो छोटी होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कैसी होनी चाहिए, तो ये हमारा काफी छोटी होनी चाहिए, तो कहेंगे छिद्र भी छोटा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको देखने को मिलेगा, स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बात आपके सामने में कर रहे थे, ऑनेस्टी से मेरे भाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, और ये लास्ट चांस समझ लीजिएगा अपने लाइफ का, सोचिएगा कि इस बार किसी भी सूरत में हमको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको दुनिया हर काम करती है, आपको भी करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। 1 to 5 की तैयारी अगर करते हैं, 6 to 8 की तैयारी करते हैं, या 9 10 तक की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मेरे भाई इसमें से हमने क्या किया है, स्पेशल कंटेंट को मैंने यहां से ढूंढा है, और इस बार थोड़ा और भी मजेदार तरीके से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। तो कल से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आपको ध्यान रखना 6 जून से ये क्लासेस हम आपको दे रहे हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप सभी को फायदा क्यों करेगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बेसिक कंसेप्ट आपका रहता है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है एग्जाम में, तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो करा ही रहे हैं, और एनसीईआरटी 6 to लेकर के 10 तक का जो हमारा जितना भी एनसीईआरटी में साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उन सभी क्वेश्चंस को उठा उठा करके मैंने इसमें डाला है, ताकि आप अगर इस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं ना, तो कम से कम आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अप रहेगा, और आपको लगेगा कि हमने एनसीईआरटी पढ़ के आया है। ठीक है, अलग से थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से ही वो क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो किरचॉफ्स का कौन सा नियम बोला है, तो किरचॉफ्स का द्वितीय नियम बोला है। हमने आपको पहले भी बता रखा है, बताइए, आप सभी लोग आंसर करके बताते चले जाइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे। तो मेरे भाई बताइए, बताए हैं कि नहीं बताएं, कितनी बार हम बताए होंगे, शायद आप अगर लगातार क्लासेस कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अगर हम किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं मेरे भाई, इसके 2 नियम होते हैं। इसका फर्स्ट लॉ की अगर बात करते हैं और इसके सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो किरचॉफ्स का जो पहला नियम होता है इसको केसीएल कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, और इसका जो दूसरा नियम होता है उसको हम लोग केवीएल कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं। और ये पहला दूसरा नियम, तो ये पहला नियम उसी नाम से जाना जाता है। मेरे भाई किरचॉफ्स करंट लॉ में मैंने आपको बोला था केसीएल में, किरचॉफ्स करंट लॉ में हमारा सी है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल करंट की जो वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट पर वो 0 होती है, किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है भी का मतलब वोल्टेज होता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हमारा क्या होता है, समीशन ओवर टोटल वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो 0 होती है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी सर्किट के अंदर। तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो हमारा होता है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये किस पर काम करता है मेरे भाई, तो आप सीधा कहेंगे ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होता है। ये कंजर्वेशन ऑफ किस पर, तो कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर हमारा आधारित होता है। अब याद कैसे रखना, तो C4 केसीएल और C4 हमारा यहां पर C4 केसीएल और C4 हमारा क्या होता है, चार्ज होगा, ध्यान रखने के लिए। दूसरा ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं कि अगर हम केवीएल की बात करते हैं तो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर हमारा आधारित होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कंजर्वेशन, अगर ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया ना तो दूसरा ऑटोमेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां पर सी से मिलान कर लीजिएगा, चार्ज का मतलब सी, केसीएल का मतलब सी। तो यहां पर आप देख लीजिए आपको द्वितीय नियम बोला है, द्वितीय नियम हमारा केवीएल होगा। केवीएल हमारा केसीएल जब हमारा एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन होता है तो ये एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। इसका मतलब आप आंसर क्या करेंगे, आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। इतना याद रखिए ना, काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। जो बैच लिए हैं उन्हें भी बाय करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बैच तो सबके लिए सुभाष जी है, एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी का बैच अलग है। आप थ्योरी क्लासेस कर रहे होंगे, नियुक्ति बैच की क्लासेस कर रहे होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टोटली हम अलग किए हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम अवेलेबल है तो हम अच्छे से क्यों नहीं प्रिपेयर हो जाएं। अरे 200-400 रुपये या फिर हमारी थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी तो हमारा रिजल्ट बेहतर हो पाएगा, उस पर फोकस करना है ना। हमारे पास अभी भी टाइम अच्छा खासा है तो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हम आप ही लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्लासेस हम आपको दिए हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो लॉजिक गेट। वैसे आपके एग्जाम में लॉजिक गेट का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन यहां पर दे रखा है तो आप जान लीजिए मेरे भाई। जब हम लोग लॉजिक गेट की हम बात करते हैं
तो लॉजिक गेट में हमारा कौन कौन लॉजिक गेट हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे हम और गेट की हम बात करते हैं, समझिएगा, और गेट की बात करते हैं, उसी तरीके से हमारा होता है नॉर गेट की हम बात करते हैं, समझना गौर से, और गेट हो गया तो नॉर गेट हमारा हो गया। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि हमारा एंड गेट होता है, एंड गेट की हम बात करते हैं। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा चौथा हमारा नेंड गेट होता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा कैसा गेट होगा, तो इसको हम लोग यहां पर नेंड गेट कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये नेंड गेट हमारा होता है। तीसरा, चौथा, हमारा पांचवा जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, तो कहेंगे और हो गया, नॉर हो गया, एंड हो गया, नेंड हो गया, नॉट गेट की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर नॉट गेट की बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, दो गेट ऐसा जिसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये दोनों जो आप देख रहे हैं यहां पर, इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग नॉर और नेंड कहते हैं। ये दोनों यूनिवर्सल गेट के अंतर्गत आता है, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन इसमें यूनिवर्सल गेट हमारा होता है, वो पूछता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि नेंड गेट और नॉर गेट, नॉर गेट और नेंड गेट जो हमारा होता है ये यूनिवर्सल गेट होता है। ये कैसा गेट होता है, तो कहेंगे नेंड और नॉर जो होता है ये हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। ध्यान रखना मेरे भाई, और से नॉर बनता है, एंड से नेंड बनता है। जब एंड गेट में नॉट जोड़िएगा तो नेंड बन जाएगा, और गेट में जब नॉट जोड़िएगा तो नॉर बन जाता है। तो ये हमारा, लेकिन यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं, तो हमारा नेंड और नॉर या नेंड को कहते हैं, ये दोनों यूनिवर्सल गेट में आता है। अब यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। इतना लॉजिक गेट आपको पढ़ना होता है, और भी पढ़ना होता है, जॉर पढ़ना होता है, बहुत तरह का लॉजिक गेट पढ़ना पड़ता है, सार्जे के फ्लिप फ्लॉप वगैरह बहुत तरह का लॉजिक गेट, लेकिन कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। लॉजिक गेट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो लॉजिक गेट हमारा क्या है, तो लॉजिक गेट में हम लोग इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं, और इनपुट आउटपुट हमारा 0 और 1 के रूप में होता है। अब यहां पर मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि दो को हम लोग इनपुट आउटपुट के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो जब भी लॉजिक गेट की बात आती है ना, चलो एक और कंसेप्ट बताते हैं इसमें, तब क्वेश्चन पर आएंगे। अगर हम लॉजिक गेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, ध्यान रखना। इसमें हमारा क्या होगा, कहेंगे इसमें हमारा आउटपुट भी होगा और इसमें हमारा इनपुट भी होता है, इस बात को आप मेरे भाई ध्यान रखना। इसमें हम लोग इनपुट यूज करते हैं और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आउटपुट यूज करते हैं। तो जो इनपुट होता है इसको हम लोग 0 मानते हैं, और जो इनपुट होता है, इनपुट हम लोग यूज करते हैं, इनपुट आउटपुट हमारा यूज होता है। अब यहां पर मामला यह है कि अगर मान लेते इनपुट हमारा क्या है, हाई इनपुट की बात करते हैं, उसको 1 कहेंगे, ऐसे समझिए। लॉजिक गेट में इनपुट आउटपुट हमारा इनपुट इस्तेमाल होता है। तो इनपुट में क्या होता है, 0 और 1 ही यूज करते हैं। लॉजिक गेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो 0 और 1 यूज करते हैं। तो मेरे भाई 0 मान कम है और 1 का मान ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि एक उच्च तरीके से है और एक निम्न तरीके से हमारा होता है, समझना गौर से। लेकिन हमारा जब कभी भी शामिल होगा तो 0 और 1 ही हमारा शामिल होता है, इसमें दूसरा कोई 3 और 2 और नहीं होता, 0 और 1 ही कोई समझता है। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चूंकि ये जब तक थ्योरी नहीं पढ़े रहेंगे तब तक दिक्कत होगा। कह रहा है कि जो लॉजिक गेट जो केवल तभी उच्च आउटपुट देता है, जो कभी तभी उच्च आउटपुट देता है जब उसके सभी इनपुट क्या होते हैं, जब सभी उसके इनपुट उच्च होते हैं, यानी कि हमारा 1 होता है। देखो उच्च बोलेगा तो 1 समझना है, और अगर निम्न बोलेगा तो उसको 0 समझना, ध्यान रखिएगा इसमें। इसको आप उच्च समझिए, इसको आप उच्च समझ लीजिए, और इसको आप क्या समझिए, तो इसको आप निम्न समझ लीजिए, समझना। अब यहां पर बात आती है, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं बनता। हम लोग मान लेते हैं नेंड गेट की बात करते हैं, नेंड को हम लोग मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, इसको हम लोग क्या समझते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, इस बात को ध्यान रखना। नेंड को मल्टीप्लीकेशन समझते हैं, जबकि और को हम लोग एडिशन समझते हैं, इस बात को आप जैसे आप जोड़ते हैं ना, जोड़ घटा गुना भाग करते हैं ना, वैसे एडिशन ये होता है। यहां पर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। तो इसका अगर हम ट्रुथ टेबल अगर बनाते हैं तो उसी से ये पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। अगर इसके ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करते हैं तो एंड गेट में हम लोग क्या करते हैं, 2 को इनपुट होता है। एंड गेट कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है, ये हमारा एंड गेट होता है, समझना मेरे भाई। ये कौन सा गेट है, तो इसको हम लोग एंड गेट कहते हैं। इसमें 2 को इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। इसमें ये दोनों इनपुट होगा और ये हमारा आउटपुट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इनपुट है, ये भी इनपुट है, और ये क्या है, आउटपुट हमारा होता है। तो ट्रुथ टेबल जब बनता है तो 2 इनपुट से 1 आउटपुट, 2 इनपुट से 1 आउटपुट, लेकिन इनपुट हाई लो कुछ भी हो सकता है, उसके हिसाब से आउटपुट हमें मिलेगा। तो ट्रुथ टेबल जब हम लोग बनाते हैं तो इसमें इसको कह दीजिए ए, इसको कह दीजिए बी, इसको कह दीजिए सी, या फिर इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो आप यहां पर कह दीजिए मेरे भाई, इसको कह देते ए, दूसरे को कह देते बी, और इसको कह देते ए डॉट बी, यानी कि सी भी आप कह दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। ये इसको आप सी कह दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल जब कभी भी हम लोग बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं।
और हम लोग देखते हैं इसको हम इनपुट को क्या, एगो ए है तो दूसरा हमारा बी है, तो तीसरा हमारा क्या, तो सी है, ए बी सी। अब अगर हम लोग इनपुट में डालेंगे तो इनपुट में एक बार 0 डाल दीजिए, और इनपुट में इसमें 0, इसमें भी इनपुट में 0, ये दोनों तो इनपुट ही हमारा। लेकिन जब गुना करेंगे, मल्टीप्लीकेशन रूल को फॉलो करता है, तो 0 गुना 0 बराबर क्या होगा, तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसके इनपुट को 0 रखते हैं, लेकिन इसके इनपुट को अब 1 कर देते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन के रूल को फॉलो करता है, 0 गुना में 1 कितना होगा, तो कहेंगे ये 0 कर देगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अब 0 नहीं मान करके अब इसको 1 मानते हैं और इसको 0 कर देते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन के रूल को फॉलो करता है, तो 1 गुना 0 कितना, तो कहेंगे ये 0 हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई यहां पर हमारा इसको 1 करते हैं और इसको भी 1 कर देते हैं, तो 1 गुना 1 क्या होगा, तो कहेंगे 1 ही हो जाएगा। क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन रूल को फॉलो करता है, इसका ट्रूथ टेबल बन के तैयार हो गया। तो मेरे भाई आपसे बोला गया है कि लॉजिक गेट जो केवल तभी उच्च आउटपुट देता है, ये तो उच्च आउटपुट यही है, ये सब तो निम्न आउटपुट हमारा है। उच्च को हम लोग कहते हैं 1 और निम्न को कहते हैं 0। तो उच्च आउटपुट तभी देता है जब उसके सभी इनपुट 1 होते हैं, जब उसके सभी इनपुट, ये दोनों इनपुट 1 होता है। यानी कहने का मतलब है अगर ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू अगर 1 है, तो ये वैल्यू भी क्या मिला, तो 1 मिला। आप 1 1 दिए तो 1 मिल गया, 1 0 दिए तो 0 मिल गया, 0 1 दिए तो 1 0 मिल गया, 0 0 दिए तो फिर 0 मिल गया। ये मल्टीप्लीकेशन रूल को फॉलो करता है। उसके बेसिस पर इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट होगा, और ये किसी भी चीज में आपका काम नहीं करेगा, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन 10+2 फिजिक्स का है, बिल्कुल बिल्कुल विपिन कुमार जी, थोड़ा अपर लेवल का है, लेकिन आपको समझाने के लिए जितना समझाना था मैंने समझा दिया। अगर और गेट की अगर हम बात करते हैं, और गेट कैसा दिखता है, तो और गेट कुछ इस तरीके से दिखता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा गेट है, तो इसको और गेट कहते हैं। एंड गेट का फोटो दिखा दिए। नॉर गेट का फोटो कैसा होता है, तो नॉर गेट का जो फोटो होता है मेरे भाई कुछ इस तरीके से, यहां नॉट लगा हुआ रहता है, ये नॉर गेट का फोटो है। एंड गेट का फोटो अभी आप देख ही लिए। एंड गेट का अगर फोटो आपने नहीं देखा तो आप क्या देखे, अभी तो वही चीज हम बनाए थे वहां पर। ये एंड गेट का फोटो है। नैंड गेट में क्या होगा, तो एंड की तरह ही हमारा होता है, नैंड गेट हमारा एंड की तरह ही होगा, लेकिन यहां पर नॉट गेट लगा रहता है। और नॉट गेट को जब देखिएगा तो इसका हमारा कैसा तो फोटो बनता है, तो कहेंगे ऐसा फोटो बनता है। ये नॉट गेट का हमारा फोटो होता है। सबका फोटो अपना अपना फोटो होता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, ये अच्छा ये 12th का क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा। 12th में ही ये चीज पढ़ना होता है, ये हम लोगों को 9 10th में ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। कह रहा है मेरे भाई क्या इस क्वेश्चन में समझना गौर से, कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो आपको बताना है। कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है उस पर आपको फोकस करना है। स्टेटमेंट जो सही है उस पर फोकस करना है। मेरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करता है तो आपको ध्यान रखना, जब भी हम इलेक्ट्रोस्टेट्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टेट की अगर हम बात करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रोस्टेट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट की बात करते हैं, किसी चालक के अंदर बोला गया है। किसके अंदर बोला गया है, तो किसी चालक को फोकस करना, उसके अंदर बोला गया है। ये चालक बोला है मेरे भाई, यानी कंडक्टिंग कोई मटेरियल है जिससे करंट पास कर सकता है, उसकी बात कर रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा एक चैप्टर होता है, उसमें चालक की बात कर रहा है, यानी कंडक्टर की बात कर रहा है, नॉन कंडक्टर नहीं, कंडक्टर की बात कर रहा है। तब कह रहा है कि किसी चालक पर फोकस करना हमेशा। चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। ऐसा क्या होता है मेरे भाई, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम किसी कंडक्टर की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं या चालक की अगर हम बात करते हैं, इसमें एक्चुअली में मान लेते हैं कि ये वायर है और ये कंडक्टिंग मटेरियल है, और अंदर में हमारा कैसा तो होलो है। ये स्फेरिकल टाइप का हमने मान लिया है। ये स्फेरिकल हमारा एक क्या है, तो कहेंगे यहां पर हमारे पास एक कंडक्टर है और इसके अंदर में खाली जगह है। इसके अंदर में क्या है, तो कहेंगे खाली जगह है। तो होता क्या है कि जैसे ही इस पर कोई भी आप कोई भी चीज को आप चार्ज करेंगे, अगर प्लस चार्ज दिए या माइनस चार्ज दिए, कोई भी चार्ज अगर आप देंगे तो ये सभी चार्ज क्या करता है, तो ये सभी के सभी चार्ज मेरे भाई ये क्या होता है, तो बाहर आ जाता है। ये इसके अंदर नहीं रहता, ये सभी चार्ज किधर आ जाएंगे, तो ये सभी के सभी चार्ज हमारे बाहर आ जाते हैं। ये किस में ऐसा होता है, कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ये हमारे किस में होगा, तो आपको ध्यान रखना ये कंडक्टर में ही ऐसा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये किस में ऐसा होगा, तो कहेंगे ये हमारे कंडक्टर में ऐसा होता है। चालक के केस में क्या करेंगे, कि कोई भी चालक हमारा है और उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर आप डालते हैं ना, ये हमारा क्या, हमने प्लस प्लस किया तो हमने इसमें चार्ज डाला, और जैसे ही आप चार्ज डालेंगे तो सब चार्ज बाहर आ जाता है। जब ये सभी चार्ज बाहर आ जाते हैं तो मेरे भाई उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य हो जाता है। जाहिर सी बात है, चार्ज अगर निकल जाएगा, जब तक चार्ज रहेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर कहीं पर हमारा, मेरे भाई इस बात को समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होता है, जहां पर
जहां पर चार्ज रुका हुआ है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जहां चार्ज गति कर रहा है वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर चार्ज मान लेते हैं यहां नहीं रुका हुआ है, चार्ज बाहर आ गया, कंडक्टर में चार्ज बाहर आ जाता है, जैसे ही चार्ज बाहर आ जाएगा, जैसे ही चार्ज बाहर आ जाएगा तो अंदर तो खाली हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई उसके अंदर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो शून्य हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज हम लोगों को पढ़ना होता है, इतना बात आप जान लीजिए। चार्ज किधर गया, तो चार्ज हमारा पेरीफेरी पर सरफेस पे चला गया और अंदर खाली रह जाएगा। जब अंदर खाली रहेगा तो अंदर उसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो ये जीरो हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, इसको लिखे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, तो वो जीरो हो जाएगी। अब दूसरा समझना क्या कहता, कह रहा एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता। देखो इसी से रिलेटेड ये टर्म है और इसी पर तो फोकस करना है, और देखो कितना आसानी से तुम कर लोगे। अगर हम विद्युत विभव की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो इस बात को ध्यान, कंसेप्ट इसी पर है। और अगर हम विद्युत विभव की हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यदि हम विद्युत विभव की बात करते हैं, जिसको हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह दीजिए, विद्युत विभव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकदम आसानी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना आपको जान भी लेना है। अगर हमारे सामने क्वेश्चंस आ गया तो हम लोग का हमें टारगेट यही रहता है कि हम लोग को डेली सीखना है कुछ ना कुछ। अगर आप डेली सीखते हैं इसका मतलब वो आपके लिए बेनिफिशियल, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होगा उस पर हम लोग को फोकस करना है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी किसी आवेशित खोखले गोले की अगर हम बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई आवेशित खोखला गोला अगर हमारा होता है तो उसके जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे वो कहां आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएगा। सभी के सभी चार्ज पार्टिकल कहां आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। अभी जस्ट आपने देखा कि जैसे ही कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है उसके अंदर चार्ज हमने रखा, चार्ज हमारा सरफेस पे आ गया, ऐसे सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, और इसको कह दिए कि हमारा चार्ज आ गया सरफेस पर। सभी चार्ज कहां पर, सभी चार्ज बाहर भाग रहा है, इसीलिए इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। जब इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी अपॉन में क्या, तो कहेंगे डीएक्स इक्वल टू जीरो होता है। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अगर जीरो हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, तो इसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, और ये फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला होता तो क्या यहां से हम कह सकते हैं कि डीवी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो है तो डीएक्स गुना ये जीरो जीरो कर देगा, तो डीवी बराबर जीरो हो जाएगा। अब मेरे भाई डीवी बराबर अगर जीरो होता है, इसका मीनिंग क्या समझते हैं, डीवी क्या, तो पोटेंशियल में डिफरेंस है। डीवी का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल के बराबर क्या होगा, तो जीरो। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आइएगा, तो फाइनल पोटेंशियल जो है इनिशियल पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अगर फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल के बराबर हो गया, इसका मतलब मेरे भाई हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है वो हमारा कहीं ना कहीं कांस्टेंट है। पोटेंशियल हमारा क्या होगा, तो कांस्टेंट होगा। यहां क्या कह रहा है, आवेशित खोखला गोला में सब बाहर आ जाएगा। खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर कह रहा है, उसके अंदर कह रहा है, उसके अंदर किसी भी बिंदु पर कह रहा है कि विद्युत विभव शून्य होगा। विद्युत विभव शून्य नहीं होगा, विद्युत विभव मेरे भाई कांस्टेंट होगा। अगर विद्युत विभव कांस्टेंट है तभी उसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा, अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो डीवी का मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंस जीरो होता है। उसका डिफरेंस अगर जीरो होगा तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टर्म ही था, लेकिन यहां कह रहा है कि विद्युत विभव जो है वो शून्य होना चाहिए, जबकि विद्युत विभव हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट होना चाहिए, तभी इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब मेरे भाई ये दूसरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमारा रॉन्ग दे रखा है। ये रॉन्ग, पहला स्टेटमेंट हमारा, और जब पहला सही है दूसरा गलत है तो आंसर क्या करोगे, बताओ तुम ही लोग बताओ मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आंसर ए नहीं करोगे क्या, सही पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, ए करा, ए करना, इस क्वेश्चन का आंसर ए करना। बता, समझ, इतना बात समझ में आ गया क्या, इतना बात समझ में आया क्या, बताइए तो, इतना समझ में आया कि नहीं, किसको नहीं समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया एक बार जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो फास्ट। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज जो भी क्वेश्चंस आपका स्टार्टिंग में दिया गया है ना, लगभग 25 क्वेश्चन तक ऐसा क्वेश्चन दिया गया जो कंप्लीट 12th लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन डरना नहीं है, कंसेप्ट को सीखना है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सारे कंसेप्ट पर आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से नाभिकीय संलयन की हम बात करते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, अगर हम नाभिकीय संलयन की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं,
अगर हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए किसकी जरूरत होती है? तो उच्च तापमान की जरूरत होती है। यह अभिक्रिया होने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो उच्च तापमान की जरूरत होती है। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यह बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना, उच्च तापमान की आवश्यकता होती है इस केस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे सूरज है मेरे भाई, अगर हम सूरज की बात करते हैं, सूरज के चारों तरफ क्या है? सूरज के चारों तरफ प्लाज्मा होता है। और अगर हमारा सूरज अगर चमकता है, सूरज अगर चमकता तो यहां पर हाइड्रोजन गैस हमारा होता है। लगभग हाइड्रोजन गैस हमारा कितना 71% जो हमारा होता है मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस है। इसके साथ साथ हमारा हीलियम गैस होता है, और हीलियम गैस हमको लगता है 27% के आसपास होता है। और अदर गैसेस भी हमारे होते हैं, अदर गैसेस भी हमारे होते हैं। तो मेरे भाई इसके चारों तरफ जो हमारा सूरज के चारों तरफ हमारा क्या बन जाता है? तो कहेंगे प्लाज्मा बन जाता है, प्लाज्मा बन जाता है। और प्लाज्मा जो होता है अति उच्च तापमान पर होता है, इसका तापमान अति उच्च होता है, ये अति उच्च तापमान पर हमारा होता है। अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए सूरज चमकता क्यों है, तो सूरज में आग लगा हुआ नहीं है कि चमकता है। सूरज के चारों तरफ प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का तापमान बहुत अधिक होता है, इतना तापमान अधिक होता है कि वो चमकता है। जैसे आप घर में बल्ब लगाते हैं तो बल्ब में करंट देते हैं, 100 वाट का 200 वाट का बल्ब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जैसे ही आप करंट देते हैं उसका फिलामेंट गर्म होता है, इतना गर्म हो जाता है कि वो प्रकाश उत्पन्न करता है। वैसे ही सूरज के आसपास मेरे भाई इतना ज्यादा तापमान डेवलप कर जाता है, अपने आप वो चमकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर सूरज चमकता है तो किसके कारण? प्लाज्मा के कारण। और प्लाज्मा का तापमान तो अति उच्च तापमान होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, हम लोग समझते हैं कि जहां कहीं भी हम यहां पर सूरज की बात कर रहे हैं, इसमें तो हाइड्रोजन होता है, और यही हाइड्रोजन क्या करता है? तो हमारा प्लाज्मा जनरेट करता है, और इसी हाइड्रोजन की वजह से इतना चमक डेवलप होता है। तो अगर हम बात करें सूरज का, तो ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है। जब साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया तो पता चला ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये नाभिकीय संलयन पर हमारा आधारित होता है, यानी हाइड्रोजन से मिलकर के, बहुत सारे हाइड्रोजन से मिलकर के हीलियम का निर्माण, जैसे 2 हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम का निर्माण करेगा, छोटे छोटे नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण करेगा, उसी को तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। और उसी परिस्थिति में जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर के बड़े नाभिक का निर्माण करता है तो हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से रिलीज करता है। जैसे कहने का मतलब आप ये समझ लीजिए, संलयन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होगा, तो छोटे छोटे नाभिक वाले से मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम आप ले लीजिए, यहां पर भी आप ले लीजिए, मान लेते हैं कि हमारा ट्राइटियम ले लीजिए, और इन दोनों को जब कंबाइन कीजिएगा तो यहां पर हीलियम बन जाएगा। हीलियम की परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या 4, और यहां से कुछ हमारे फिर से न्यूट्रॉन क्या करेंगे तो ये बाहर निकलेंगे। फिर आगे ये चेन रिएक्शन चलता रहता है। ये कैसा रिएक्शन होता रहता? चेन रिएक्शन होता रहता, सेम फिर वही न्यूट्रॉन हमारा वही काम करेगा इस तरीके से। तो मेरे भाई छोटे छोटे न्यूक्लियस हमारे बड़े न्यूक्लियस में भाग लेते, ऐसे समझिए, छोटे छोटे न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे बड़े न्यूक्लियस में हमारे भाग लेते हैं, और बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं, बड़े न्यूक्लियस बनाते हैं, और हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज होता है, ऐसे समझिए। यहां से हैवी एनर्जी हमारा क्या होता है? बाहर निकलता है, यहां से हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा से रिलीज करता है, यहां पर बहुत अधिक ऊर्जा। लेकिन यह क्रिया कराने के लिए अति उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यह क्रिया कराने के लिए अति उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात मेरे भाई, जो उच्च तापमान होता है वो न्यूक्लियस को क्या करता है? आयनाइज्ड भी करता है, उसको आयनित भी करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे सर नाभिक को आयनित करने के लिए, नाभिक को आयनित भी हमारा करता है, अति उच्च तापमान की बात कर रहा है, आयनित भी करता है। नाभिक के बीच में स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल को क्या करता है? पार करने के लिए, ताकि वो पास आकर के संलयित हो पाए। ये बिल्कुल सही है मेरे भाई, इतना तापमान बढ़ा देते हैं कि वो अपने आप डिफ्यूज कर जाता है और फिर हमारा बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो प्रतिकर्षण बल को तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए उसके ज्यादा तापमान बढ़ाते हैं, और फिर जाकर के वो हमारा ये हो जाता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन को हटाते नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये 2 स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। वैसे इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो मेरे भाई ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइएगा, क्योंकि डी दोनों काम करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये डी आंसर करिएगा राइट। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। हम सभी लोग जानते हैं जब कभी भी हम सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ये सेमीकंडक्टर मेरे भाई 2 प्रकार का होता है। एक तो हमारा पी टाइप, शॉर्ट में हम बताएंगे, एक पी टाइप, दूसरा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। एक तो हमारा पी टाइप होगा, दूसरा एन टाइप होगा। याद रखना मेरे भाई, जो पी टाइप होता है उसको पेंटावैलेंट कहते हैं, सॉरी, जो पी टाइप होता है वो ट्राइवैलेंट होता है, जो एन टाइप होता है उसको पेंटावैलेंट कहते हैं। ये कैसा होता है? ये मेरे भाई याद रखना है, ये कैसा होगा? क्योंकि ये हमारा पेंटावैलेंट होता है। ये कैसा होगा? तो ये हमारा पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट जिसकी वैलेंसी 5 होती है। और एन टाइप हम कहेंगे उसको, तो जो हमारा, सॉरी, पी टाइप उसको कहेंगे जो हमारा ट्राइवैलेंट होता है, इस बात को ध्यान रखना।
दूसरी बात आपको ध्यान रखना, अगर कोई पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर हमारा होता है, इसमें याद रखना मेरे भाई मेजोरिटी किसका होगा। तो अगर हमारा मेजोरिटी की अगर बात करेगा तो पी टाइप में हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर में जब हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है। सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आप सभी लोग बताइए। विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, प्रभाव नहीं प्रवाह जो होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ये दो कारणों से होता है। सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह दो कारण से होता है। एक तो मेरे भाई याद रखना मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और दूसरा याद रखना होल्स के कारण होता है। किसके कारण होगा, तो होल्स के कारण होता है। सेमीकंडक्टर में दोनों चीज मौजूद होता है, और किसी भी सेमीकंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह अगर होगा तो इन दोनों के कारण हमारा होता है। लेकिन इसी में पी टाइप और एन टाइप अगर दे रखा है तो पी टाइप में हमारा मेजोरिटी जो होता है जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसको कहते हैं होल्स की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन माइनॉरिटी किसका होता है, जिसकी संख्या कम होती है उसको माइनॉरिटी कहते हैं। तो यहां पर मेरे भाई माइनॉरिटी जो होता है वो जिसकी संख्या कम होती है, तो एक तो होल्स अगर ज्यादा हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो कम होंगे। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो वो हमारा माइनर होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होंगे वो कम होंगे। तो मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह मेजॉरिटी ऑफ होल्स के कारण हमारा होगा। लेकिन अगर एन टाइप, यहीं पर अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इसी में उल्टा होता है। तो यहां पर मेजॉरिटी अब किसका होगा, तो कहेंगे यहां पर, ये सब याद रखना पड़ेगा। यहां पर मेजॉरिटी किसका होगा, तो कहेंगे यहां पर जब मेजॉरिटी हमारा किसका होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का, हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन आप कह दीजिए, यहां पर इसका हमारा मेजॉरिटी होता है। लेकिन यहां पर माइनॉरिटी किसका होगा, तो जस्ट उल्टा हम लोग कह देंगे, यहां पर माइनॉरिटी किसका होगा, यानी किसकी संख्या कम होगी, तो यहां पर होल्स की संख्या कम होगी। इस बात को ध्यान रखना। तो आपसे पी टाइप पूछा कि एन टाइप पूछा, क्या पूछा नहीं पूछा उसके हिसाब से आप आंसर करिएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो आप सीधा कह सकते हैं सर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। ये बात याद रखना आपको। धारा अगर किसी चालक में धारा का प्रवाह अगर होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसी सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो आयन से कारण होता है। किसी सेमीकंडक्टर में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। होल्स को हम लोग ऐसे करके छेदा करके दिखाते हैं। अब एक बात बताइए मेरे भाई, आपसे क्या पूछा है, पी टाइप में पूछा है। और पी टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है ये ट्राइवैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 3 होती है। जो वैसे अर्धचालक जिसकी वैलेंसी कितनी 3 होगी वो पी टाइप कहलाते हैं। और यहां पर बोला गया कि पी टाइप जो अर्धचालक है इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना कि बहुसंख्यक आवेश वाहक हमारा क्या होगा। यानी कहने का मतलब है आवेश का प्रवाह। अगर आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आपको यह कह रहा है कि किसकी मेजॉरिटी है करंट को ज्यादा फ्लो कराने के लिए, तो मेजॉरिटी किसका होगा, पी टाइप में। पी टाइप में मेजॉरिटी किसका है, तो मेजॉरिटी होल्स का है। अगर मेरे भाई मेजॉरिटी होल्स का है तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर हो जाएगा बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे भाई समझ में आया कि नहीं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा है, और छोटे छोटे सभी पॉइंट्स पर नजर रखना। अब ये वाला जो आप देख रहे होंगे इस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसलिए आप तैयार रहिएगा। इस पर बीपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है, ट्रांसफार्मर वाले इस क्वेश्चन बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें मेरे भाई ध्यान रखना है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें वाइंडिंग होता है। एक तो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। नंबर ऑफ कॉइल्स उसमें लपेटे हुए रहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करता है तो करंट अपने आप रेगुलेट हो जाता है। तो वोल्टेज का रिलेशन नंबर ऑफ वाइंडिंग से भी हमारा होता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ वाइंडिंग होगा उसमें उतना ही ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉप होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसीलिए ये रिलेशन हम लोगों के सामने आता है। अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ वाइंडिंग, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, सेकेंडरी मतलब क्या, दूसरी सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी प्राइमरी आप समझिए, नहीं तो आप इसको N2 N1 समझिए। N2 डिवाइडेड बाय अगर हम N1 करेंगे तो वोल्टेज भी इसी रेशियो में हमारा होता है। हम कहते हैं कि V2 डिवाइडेड बाय V1 होगा, लेकिन वोल्टेज और करंट हमारा ट्रांसफार्मर में उल्टा रिलेशन में होता है, इसलिए इसको I1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे तो यहां पर I2 कर देते हैं मेरे भाई। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान रखना। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, उसमें जब पढ़िएगा तो आदर्श ट्रांसफार्मर बोला है जिसमें हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा है। तब कहता है प्राथमिक कुंडली जिसमें किसमें फेरों की संख्या कितनी है, तो 2 को कुंडली होता है। और 2 कुंडली मतलब समझ लीजिए आप, तो प्राथमिक कुंडली की अगर बात करता है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, तो उसमें फेरों की संख्या आपको इतना फेरा दे रखा है। और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, और फेरों की संख्या को N1 से दिखाते हैं, और कितना दे रखा है तो 100 दे रखा है। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, तो N2 आपको लिखा हुआ होगा, और ये आपको कितना तो 500 दे रखा था, यानी N2 की वैल्यू कितनी तो 500 दे रखी है। आगे कहता है कि प्राथमिक कुंडली में हमारा वोल्टेज कितना है, तो कहेंगे यहां पर जो V1 हमारा दे रखा है, पहले वाले को V1 कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं, इसका मतलब ये 220 वोल्ट हमारा दे रखा है मेरे भाई।
हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर एसी पे काम करते हैं, इसलिए एसी लगाया जाता है। तो द्वितीय कुंडली में वोल्टेज पूछा गया, नहीं आपसे V2 पूछा गया है। बताओ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है क्या? एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये दोनों दे रखा है, ये आपको दे रखा है, ये निकालना है। तो आप कहेंगे सर इसी में से उठा लीजिए ना, बराबर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि V2 अनुपात में अगर V1 करेंगे तो लिखना पड़ेगा यहां पर N2 अनुपात में A1। हमको क्या निकालना है? तो हमको V2 निकालना है। यहां से कहेंगे सर यहां से N2 अनुपात में अगर N1 करेंगे तो ये V1 गुना हो जाएगा यहां आकर के। बताइए N2 N1 कितना है? N2 की वैल्यू कितनी है? 500 है क्या? N2 की वैल्यू 500 है, N1 की वैल्यू कितनी? तो 100 है। और V1 का मान कितना? तो कहेंगे यहां पर 220 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये 2 पंचा 10 यानी कि हमारा 20 पंचा 100 यानी कि 1100 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई जो हमारा वोल्टेज होगा हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग का कितना हो जाएगा? 1100 वोल्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक चीज आप देखिए, रिलेशन भी आपको दे रखा था, सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग डिवाइडेड बाय प्राइमरी वाइंडिंग। देखो सेकेंडरी 2 को कह दिए, प्राइमरी फर्स्ट को कह दिए, क्या फर्क पड़ता है? आप आसानी से आंसर कर सकते हो। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है, क्या कह रहे हैं आप? से एक रिक्वेस्ट है, मैडम प्लीज ब्लॉक मी। मुरली सागर जी कहाँ खोए हुए हैं? दुनिया कहाँ जा रहा है और आप अभी तक उसी में छुपे हुए हैं? आप अपना कॉन्टेक्ट कंसेप्ट कहाँ से तैयार करते हैं? मेरा इरादा गलत नहीं है प्रवीण। देखिए हम तो आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग मैच्योर पर्सन हैं और मैच्योर लोग जो होते हैं ना, तैयारी पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। और आप लोग बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्लास जब चल रहा होता है ना तो क्लास पे फोकस कीजिए। बात करना है तो नंबर ले लीजिए, बतियाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बातें करना है, जब इंटरेस्ट है, जब आपको अच्छा लगता है तो उस आदमी का नंबर लीजिए, उससे दिन रात बतियाइए। लेकिन जब आपका क्लास चल रहा है उस समय आप बोलते हैं पिक सेंड कीजिए, ई कीजिए, ऊ कीजिए, ये अच्छी बात एकदम नहीं है। ठीक है, हमको बात करना जिससे भी मन करता है तुरंत नंबर मांग करके तुरंत बात करते हैं। आपको भी लगता है कि बात कर रहे हैं, तुरंत बात कीजिए। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रकृति का समझ हमारा दोहरी प्रकृति का होता है, ये बात आपको, ये कैसी प्रकृति का? ये दोहरी प्रकृति का होता है। अगर ये दोहरी प्रकृति का होता है, दोहरी प्रकृति, प्रकाश हमारा कण की तरफ बिहेव करता है और प्रकाश हमारा क्या कहेंगे, हमारा एक तरंग भी, इस बात को भी तरंग सिद्धांत हमारा हाइजेंस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और कण के बारे में किसने बताया था? तो न्यूटन ने बताया। तो प्रकाश एक कण है और प्रकाश एक तरंग है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए प्रकाश को डुअल नेचर दिया। तो एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर विवर्तन और इंटरफेरेंस में ये कोई कंसेप्ट डेवलप नहीं है। तो आप कॉम्पटन प्रभाव की अगर हम बात करते हैं और प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों पर हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम लोग जब क्या करते हैं, एनर्जी को जब गिराते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। और कॉम्पटन प्रभाव में क्या करते हैं, जब हम लोग किसी पदार्थ से अगर हम लोग हाई एनर्जी वाले, हाई फ्रीक्वेंसी वाले, जब हम किसी पार्टिकल से अगर हम उसको टकराते हैं तो पता चलता है कि उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि कण की प्रकृति इन्हीं दोनों घटना से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा, इन दोनों में आपको देखने को नहीं मिलता। 1 और 4 आपका राइट आंसर सबका हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो वैल्यू होता है जिसको हम लोग केसी कहते हैं, यहां पर मेरे पास ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हमारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारा केसी होता है, ये केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। दाब पे नहीं करेगा, तापमान, केवल तापमान पे करता है, सांद्रता पे नहीं करता है, सांद्रता वगैरह पे नहीं करता है, केवल और केवल तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको आज याद रखना चाहिए, कहता है CH3COH, आप याद रखिए एसिटिक एसिड को कहते हैं। और एसिटिक एसिड एक हमारा कैसा है? तो दुर्बल अम्ल होता है। और उसका रिएक्शन उसको किसके साथ मिक्स करते हैं? तो सोडियम एसीटेट के साथ मिक्स करते हैं। यहां पर हम लोग कह दिए कि ये सोडियम एसीटेट हमारा होता है, CH3COH की बात करते हैं। अब ये हमारा क्षार लवण का मिश्रण हमारा जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो मेरे भाई अम्लीय बफर सॉल्यूशन बनाता है। आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा कि बफर सॉल्यूशन हमारा क्या होता है। अगर हम आपको बताए होंगे मेरे भाई कि बफर सॉल्यूशन, हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें कम मात्रा में, कम
कम मात्रा में एसिड और बेस मिलाने से, एसिड और बेस मिलाने से, कम मात्रा में एसिड और बेस मिलाने से, कम मात्रा में एसिड और बेस मिलाने से पीएच लेवल क्या रहता है? तो कहेंगे पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई परिवर्तन, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हम बफर सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें एसिड और बेस अगर हम थोड़ा बहुत मिला भी देंगे तो याद रखना उसके पीएच लेवल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहां पर ये अम्लीय बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल आपको ये दे रखा है, क्योंकि आप किसको मिला रहे हैं? तो मेरे भाई आप मिला रहे हैं एसिड को, मिला रहे हैं किस में? तो ये लवण में मिला रहे हैं, ये संयुग्मी क्षार का लवण है, तो ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक होता है, इसलिए हमारा अम्लीय बफर सॉल्यूशन ये बनाता है, लेकिन पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होने देता है। आगे दे रखा है ऑक्टेव रूल का अपवाद कौन है? मेरे भाई ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काम करने लायक है। अपवाद कौन सा है तो उसको ढूंढना है। तो कौन सा अणु कह रहा है, कौन सा ऐसा अणु है जो अष्टक का अपवाद है? यानी अष्टक का अपवाद कहने का मतलब है कि अष्टक कंप्लीट नहीं होता है फिर भी वो स्टेबल होता है, अष्टक कंप्लीट नहीं है फिर भी वो स्टेबल होता है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अपवाद पूछा है। अष्टक कंप्लीट नहीं है फिर भी हमारा क्या है? तो स्टेबल है। अष्टक कंप्लीट नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। अष्टक कंप्लीट नहीं है, अष्टक कंप्लीट नहीं है फिर भी वो स्टेबल है। फिर भी क्या है तो कहेंगे वो फिर भी स्टेबल होता है, फिर भी स्टेबल रहता है, फिर भी स्टेबल रहता है, इस बात को ध्यान रखना, फिर भी वो स्टेबल रहता है। तो आप देखिए अष्टक कंप्लीट हमारा किसका नहीं है? आप इसमें देखिएगा अष्टक कंप्लीट है कि नहीं है? आप कहेंगे सर एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 4 गो हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। बताओ मेरे भाई अगर 4 गो सिंगल बॉन्ड है, 4 सिंगल, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 4 सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो कहेंगे यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी अष्टक इसका ऐसे ही कंप्लीट है, ये अपवाद नहीं है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक कंप्लीट है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। कोई ऐसे भी कंपाउंड है जिसका 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है या 8 इलेक्ट्रॉन से कम है फिर भी वो स्टेबल होता है, हम उस कंपाउंड के बारे में बताना चाह रहे हैं आपको। अगर आप H2O को देखिएगा तो यहां पर एक ऑक्सीजन है और दूसरा आपका हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, तो मेरे भाई यहां देख रहे हैं कि 2 गो हमारा यहां, तो यानी कहने का मतलब हमारा कहीं ना कहीं हमारा कितना, तो कहेंगे 4 गो इलेक्ट्रॉन हमारा यहां दिख रहा है। यहां पर कितने? तो कहेंगे यहां देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें और लोन पेयर वगैरह भी हमारा होगा, सॉरी लोन पेयर भी हमारा होगा कितना? तो 2 2 4 और फिर कितना होगा? तो कहेंगे हमारा यहां पर 6 हो जाएगा। नहीं 2 इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, बचा कितना? इसके बाद ऑक्सीजन के पास 6 होता है ना, तो 2 2 4 2 6 ये एक एक्स्ट्रा लिखा गया है। इसमें एक काम कीजिए, एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, तो मेरे पास 4 यहां और इसका 4, समझ में आ रहा होगा। देखिए यहां पर गौर से, इन ए सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी इसके पास कितना? तो यहां पर 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 4 गो ये 4 गो ये, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 नहीं होगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन हमारा होगा। अष्टक कंप्लीट है इसका, ये अष्टक कंप्लीट है। ये आंसर नहीं करेंगे, ये आंसर नहीं करेंगे, कह रहा है कि अष्टक कंप्लीट नहीं है फिर भी वो स्टेबल, अपवाद पूछ रहा है आपसे। अब मेरे पास PCl5 की अगर बात करते हैं, एक हमारा फास्फोरस है और इससे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? इससे 5 गो क्लोरीन हमारा जुड़ा हुआ है। एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, इसका मतलब एक क्लोरीन और हमारा यहां होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेरे पे बाय पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, इस बात को ध्यान रखना, बाय पिरामिड स्ट्रक्चर। अब आप देखिए इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, 5 सिंगल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन हमारा होगा। अब मेरे भाई ये 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी ये हमारा क्या कहेंगे? फिर भी ये हमारा स्टेबल है। ये फिर भी, अगर हम लोग ऐसे जानते हैं कि जिसका अष्टक कंप्लीट होता है वो स्टेबल होता है, लेकिन PCl5 हमारा एक्सेप्शन, अपवाद है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हैं, अष्टक कंप्लीट नहीं है, फिर भी स्टेबल हमारा होता है। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड मेरे पास जिसका, ऐसे कंपाउंड जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमारा जिसका हम कह सकते हैं जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम भी हो सकता है, जो अपवाद की श्रेणी में हमारा आता है, जो स्टेबल हमारा होता है, हमारा इसमें PCl5 भी है। तो एग्जांपल आप लिख लीजिए, अपवाद का हम एक जगह लिखा देते हैं, कौन कौन से अपवाद हैं जिसमें ऐसा होता है, ये याद रखना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखिए PCl5 की बात करते हैं, SF6 को आप लिख लीजिएगा,
इसके बाद BeCl2 की बात करते हैं, बेरियम क्लोराइड जो हमारा होता है जिसको BeCl2 कहते हैं। साथ ही साथ याद रखना मेरे भाई, ये हमारा होता है IF4 की हम बात करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें आपके ने कितना इलेक्ट्रॉन देखा, अभी 10 इलेक्ट्रॉन देखा, फिर भी स्टेबल है। इसमें अगर आप देखेंगे SF6 की अगर हम बात करते हैं तो 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, सल्फर का 6 और ये बनाएगा तो हम 12 इलेक्ट्रॉन यहां भी देखेंगे। यहां पर अगर BeCl2 की बात करें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आपका होगा। BeCl2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन फिर भी स्टेबल है। और ये IF4 में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो IF4 में 14 गो इलेक्ट्रॉन होता है। हम लिख दिए हैं ऐसे, आप इसे निकाल भी लीजिएगा। लेकिन मेरे भाई ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब एग्जाम्पल है अपवाद का, ये सब क्या है, अपवाद का एग्जाम्पल। और अपवाद आपको याद रखना है कि आप देखिए इलेक्ट्रॉन अलग अलग है फिर भी स्टेबल हमारा है, ये अपवाद है ना, इसलिए अपवाद को अपवाद के तरीके से, ये फिर भी क्या है, स्टेबल है, ये फिर भी स्टेबल हमारा होता है। कह रहा कौन सा अष्टक के नियम का अपवाद होता है, अष्टक के नियम का अपवाद होता है, यानी कहने वाला वो अष्टक कंप्लीट नहीं है फिर भी वो स्टेबल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं अष्टक जिसका कंप्लीट रहता है वो स्टेबल होता है, यहां जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं है फिर भी वो स्टेबल है, वो यही कंपाउंड होते हैं। तो मेरे भाई इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, दीवार में चिपका देना लिख करके, ठीक है, ऐसे करके आपको कवर करना पड़ेगा छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स आते हैं। अब ड्राई सेल की बात करता है मेरे भाई, ड्राई सेल जो हमारा होता है, जो नॉट रिचार्जेबल बैटरी ड्राई सेल हमारा होता है, ये कैसा होता है, नॉट रिचार्जेबल, ध्यान रखेंगे इसको हम लोग क्या कहते थे, ये हमारा नॉट रिचार्जेबल होता, दोबारा से इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो टॉर्च वगैरह की बैटरी यूज करते थे। तो इसमें कार्बन का एक क्षर होता है, देखते होंगे एक कार्बन का रड होता है मेरे पास, कार्बन का इसमें क्षर होता है। तो जो कार्बन की क्षर होती है उसी को ग्रेफाइट भी कहते हैं, और कार्बन की जो क्षर होती है इसको कैथोड कहते हैं। और ड्राई सेल में जो कैथोड होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। इस बात को गैल्वानिक सेल वगैरह में देखते होंगे कैथोड को नेगेटिव कहता है, जबकि ड्राई सेल में हमारा ये पॉजिटिव होता है, उल्टा होता है। और इसी में अगर आप देखिएगा तो मेरे भाई एनोड भी होता है। तो जो जिंक हमारा होता है इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, ये हमारा एनोड होता है। और एनोड हमारा कैसा, तो नेगेटिव टर्मिनल से हमारा जुड़ा रहता है, एनोड नेगेटिव टर्मिनल से हमारा जुड़ा रहता है। तो एक कैथोड हो गया, दूसरा एनोड हो गया। कैथोड में हम कहेंगे कार्बन भी हो सकता है, कैथोड में हमारा ग्रेफाइट भी हो सकता है। यहां पर जो ग्रेफाइट है वो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है। चलिए इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ड्राई सेल में आपसे पूछा गया एनोड के बारे में, तो एनोड हमारा कहां दिख रहा है, तो एनोड हम लोग को दिख रहा है यहां पर, एनोड जिंक हमारा होगा। तो जिंक का जो कंटेनर होता है उसको एनोड कहते हैं। ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट जो है आपका राइट है मेरे भाई। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा, ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। आंसर करेंगे केवल और केवल 1 करेक्ट होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका कहां, क्या किया है जी, इसको ए कर दीजिए, ऑप्शन ए के साथ आप जाइएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे आप समझिएगा, हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, सॉरी हम किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड की बात करते हैं। एल्डिहाइड को हम लोग क्या लिखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एच यहां लग गया। अगर कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो कीटोन को क्या लिखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आर डैश दूसरा अल्काइल ग्रुप होता है, यहां अल्काइल ग्रुप लगा दीजिए। और उसके बाद हम किसको देख सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन मेरे भाई दोनों में उपस्थित बोला गया, दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन तो यही ना है जी, ये दोनों अलग अलग है, दोनों में कॉमन ये है, ये दोनों में क्या है, तो ये दोनों में कॉमन और कॉमन वाला ही पूछा गया है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन जो हमारा है वो कार्बोनिल हमारा ग्रुप होता है। और कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ से दिखाते हैं। ये दोनों में कॉमन होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन मेरे भाई। वल्केनाइजेशन जो होता है ये हमारा क्या है, तो कहेंगे जो रबर हमारा होता है उस रबर, जैसे टायर वगैरह हम लोग बनाते हैं, गाड़ी का जो टायर वगैरह होता है वो वल्केनाइज्ड रबर होता है। गाड़ी का जो टायर वगैरह आप देखते होंगे, ये गाड़ी का जो टायर होता है ये वल्केनाइज्ड रबर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा वल्केनाइज्ड रबर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये वल्केनाइज्ड रबर होता है। और वल्केनाइज्ड रबर में क्या करते हैं,
तो जो हमारा नेचुरल रबर होता है, समझना गौर से, जो कम इलास्टिक होता है, जो नेचुरल रबर हमारा होता है, या फिर जो नेचुरल रबर हम लोग प्लांट वगैरह से भी प्राप्त करते हैं, इसको लेटेक्स कहते हैं, इसमें लेटेक्स हमारा शामिल होता है। तो नेचुरल रबर में क्या करता है, सल्फर मिलाते हैं। इसमें क्या मिलाते हैं मेरे भाई, इसमें हम लोग सल्फर ऐड करते हैं, और सल्फर की मात्रा बहुत नहीं होती, 1 से 3% के आसपास ही ऐड करते हैं। तब जाकर के मेरे भाई यही नेचुरल रबर हमारा सल्फर मिलाने से वल्कनाइज्ड रबर बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, तो वल्कनाइज्ड रबर बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये जो वल्कनाइज्ड रबर हमारा होता है, याद रखना मेरे भाई, इसकी प्रॉपर्टी जो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ ये हार्ड भी हो जाता है। ये कैसा होगा, तो ये हमारा हार्ड भी हो जाता है, और इसकी इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है, इस बात को ध्यान रखना। इसके इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। देखिए गाड़ी का टायर वगैरह बहुत हार्ड होता है, ज्यादा इलास्टिक होता है, बहुत ज्यादा हवा भर भी देंगे तो उसको कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता है। तो वल्कनाइज्ड रबर की अगर हम बात करते, अगर बनाना है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, उसके गुण को सुधारने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, तो उसके गुण को सुधारने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम उसमें सल्फर मिलाते हैं। याद रखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, बी करेंगे। और इसमें सिर्फ मिलाते ही नहीं, इसको गर्म भी करते हैं, इसको हीट करते हैं, तब जाकर ये चीज प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला, किसी परमाणु के ऊर्जा कोष में इलेक्ट्रॉन का वितरण, किस पर फोकस करना है, इलेक्ट्रॉन के वितरण पर फोकस करना है, कि जो सेल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो वितरण अगर हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण करते हैं वो किसके द्वारा समझाया गया है, तो हाइजेनबर्ग का तो यहां पर हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। अबाउ प्रिंसिपल से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हैं, पॉली एक्सक्लूसिव सिद्धांत भी काम करेगा, और हुंड्स का नियम भी काम करता है, कि कैसे एस में, कैसे पी में, कैसे डी में इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजाते हैं। वो ये तीनों नियम, तीनों से हमारा पता चलता, आंसर करेंगे ये। डी ब्रोगली का यहां पर कोई मतलब नहीं। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी का 17वां ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, मेरे पास 17वां ग्रुप जो था हमारे साथ, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, उस पर फोकस करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन होंगे, इसको हेलोजन फैमिली कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहें, तो इसको हम लोग हेलोजन फैमिली कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। 17वां ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, तो हेलोजन फैमिली कहते हैं। अगर मेरे पास 17वें ग्रुप के हेलोजन फैमिली कहता है, तो इसमें कौन आएगा, तो फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन आएगा, और स्टेंटाइन आएगा। हम लोग को यही पढ़ना है, इसके नीचे जो हमारा अभी तक वो डिस्कवर नहीं हो पाया है, तो हम लोग को ये समझना है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कि फ्लोरीन के हेलोजन फैमिली, जो भी हेलोजन फैमिली होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखना पड़ेगा। हेलोजन फैमिली का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा होता है वो कितना होता है, -1 होता है, याद रखना। हेलोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ऑक्सीजन फैमिली का हमारा -2 होता है, और आपका अक्रिय गैस जो 18वां ग्रुप होता है उसके हमारे 0 होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला ग्रुप का +1, दूसरे ग्रुप का +2 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और साइनाइड का -1 होता है। जितना बात बोल रहे हैं इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन आपका वहीं से बनता है। तो 17वें ग्रुप की अगर बात करते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व भी आपको इसी ग्रुप में मिलता है। यह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो वो फ्लोरीन होता है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे अधिक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तो हमारा होता ही है, ये तो सही है। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या मेरे भाई -1 होता है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जरा कहता है कि वे सभी जो हैं, ये सभी की बात कर रहा है मेरे भाई। इसमें अगर देखेंगे तो इसमें ब्रोमीन हमारा, इसमें ये ऐसा हमारा होता है कि ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है, ध्यान रखेंगे। हेलोजन ग्रुप में आपको ठोस भी देखने को मिलेगा, आपको द्रव भी देखने को मिलेगा, और आपको गैस भी देखने को मिलता है। यही वो ग्रुप है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको। तो मेरे भाई आप यहीं पर देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। आयोडीन हमारा ठोस अवस्था में होता है, ब्रोमीन हमारा द्रव अवस्था में होता है, क्लोरीन हमारा गैस अवस्था में होता है, फ्लोरीन हमारा गैस अवस्था में होता है। तो आपको ध्यान रखना कि यही वो ग्रुप है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों मिलता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां कह रहा है कि मेरे भाई वो सभी सामान्य ताप पर, दाब पर कह रहा है कि गैस होता है, वे सभी गैस होते हैं क्या, नहीं। ठोस भी होगा, द्रव भी होगा, गैस भी होगा। ये स्टेटमेंट सभी बोल दिया, कहां सभी बोला, ये सभी बोला, इसलिए गलत है। ये गलत है, तो यही आंसर करेंगे, क्योंकि गलत को ढूंढना था। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आपको समझ में थोड़ा बहुत आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। सर एक पीरियोडिक टेबल का क्लास लाइए 99 रुपया में, अभी नहीं देंगे, वो सब देखेंगे बाद का चीज है। अभी जो करा रहे हैं उसको करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, ठीक है, वो आपको बेनिफिट करेगा। और डेली डेली आप टेस्ट का डिस्कशन करते ही हैं। अब देखिए यहां पर ऑक्साइड अयस्क जो हमारा होगा, ऑक्साइड अयस्क की अगर बात करते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, हमारे आयरन के ऑक्साइड्स, ऑक्साइड अयस्क कहने का मतलब हमारा बॉक्साइड्स के साथ जाएंगे। और बॉक्साइड एल्युमिनियम का हमारा सबसे अच्छा अयस्क होता है। तो एक आप 3 मैच करा दीजिए। अगर एक का 3 मैच करेगा मेरे भाई, तो एक का 3 यहां, एक का 3 यहां, या एक का 4 खत्म हो गया। दूसरा हमारा और कॉमन क्या, तो डी का 2 कॉमन, डी पे हम लोग सर्च ही नहीं करेंगे।
अब कार्बोनेट के गैस की बात करेंगे तो देखिए यहां पर लिखा हुआ कहीं पर जिंक कार्बोनेट लिखा हुआ, CO3 मतलब कार्बोनेट, यही इसका मैच कर जाएगा। तो आप कहेंगे सी का तो 1 मैच करेगा। देख करके ही आंसर टिक आउट करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा आंसर पर जाएंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पर फोकस करना है। अगला क्वेश्चन करा कि अभिक्रिया के मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस की बात, हाँ चलो इसको थोड़ा बता देते हैं, ये आपके काम का चीज है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस की हम बात करते हैं। इसको आप जान लीजिए, नोट बना करके लिख लीजिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस हमारा होता क्या है, बस इसको मेरे भाई आप ध्यान रख लीजिएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस हम किसको कहते हैं, एकदम आसान सा चीज है। जैसे हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के हमारा अमोनिया का निर्माण करता है। ये नाइट्रोजन है और ये हमारा क्या है, तो हाइड्रोजन है। इन दोनों के रिएक्शन से क्या मिलता है, तो अमोनिया बनता है। ये तो सभी लोग एग्री होंगे। और इसको अगर बैलेंस करना होगा तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से यहां कीजिएगा। अमोनिया बनाने की जो विधि होती है इसको हैबर्स विधि कहते हैं। ये किस विधि से ये बनता है, तो इसको हैबर्स विधि कहते हैं। ये हमारा हैबर्स प्रोसेस से, ये हैबर्स प्रोसेस से हमारा बनता, अमोनिया बनता है, इसको अमोनिया कहते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलता है हैबर्स प्रोसेस से, इस बात को। और इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो आयरन यूज करते हैं। कैटलिस्ट आयरन यूज होता है और साथ में इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मोलिबेंडम मिलाते हैं, जो कि हमारा प्रोमोटर का काम करता है। तो मेरे भाई जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा कैटलिस्ट है, तो आयरन हमारा है। अब सुना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमेशा अभिकारक की तरफ से करते हैं। किसके तरफ करते हैं, अभिकारक के लिए करते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो बताता है वो अभिकारक बताता है, इस बात को ध्यान रखना। वो कौन बताता है, तो अभिकारक। अभिकारक की हम बात करते हैं। अभिकारक के कुल मोल की संख्या बताती है। कुल मोल की जो संख्या होती, कुल मोल की जो संख्या होती वो बताता है। कुल मोल की संख्या बताती है, कुल मोल की संख्या बताती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई आप यहां पर देख लीजिए, एक नाइट्रोजन दिख रहा होगा, 3 गो हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में अगर देखेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी की अगर हम बात करेंगे, इसका जो मॉलिक्यूलरिटी हमारा होगा वो 4 हो जाएगा। 3 1 4 यानी कि मॉलिक्यूलरिटी 4 हो गया। तो अभिकारक देखेंगे उसमें आप क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे, जो मोल्स दे रखे हैं और दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या दीजिए, उतना ही मॉलिक्यूलरिटी होगा। यही इसको बताता है। तो अभिकारक के कुल मोल की संख्या ही क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी को बताता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, यह हमेशा अभिक्रिया की कोटि के बराबर होता है। ये पूरा नहीं बता पाया। एक सैद्धांतिक मान है जो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अच्छा बताइए अभिक्रिया में भाग कौन लेता, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग कौन लेता, अभिकारक। और जो हमारा अभिक्रिया होने के बाद जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, तो कहेंगे प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या कहते हैं, तो इसी को तो अभिकारक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसी को हम लोग अभिकारक कहते हैं। और कह रहा है कि उसके अणुओं की संख्या को दर्शाता है, मॉलिक्यूलरिटी उसके अंकों की संख्या को दर्शाता है, और यह भिन्नात्मक नहीं हो। और ये भिन्नात्मक हमारा, भिन्नात्मक मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। भिन्नात्मक हमारा नहीं हो, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गया, लिख लीजिएगा कहीं पर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब यहां पर एक और टर्म है जिसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये 12th का चीज वैसे है, लेकिन जान लीजिए मेरे भाई, लैटिस एनर्जी जो आपको पढ़ना है, जान लीजिए लैटिस एनर्जी क्या होता है। थोड़ा बहुत नोट्स बना करके लिखने में क्या जाता है, आसान सा चीज है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बहुत शॉर्टकट में बहुत तरीके से हम बता देंगे ताकि आप आसानी से इस चीज को ज्ञान कर पाएंगे। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बना पाएंगे। लैटिस एनर्जी हमारा क्या होता है, जिसे मान लेते हैं ये हमारा सोडियम है और दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा क्लोरीन है। तो जो सोडियम है उसका रिएक्शन किसके साथ, तो क्लोरीन के साथ। इस पर प्लस आयन, इस पर माइनस आयन। अब इससे क्या बना, तो इससे हमारा NaCl बना। इससे क्या बना, तो इससे हमारा NaCl बना। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि जो हमारा NaCl है ये किस रूप में देखने को मिलता है, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठोस होता है। क्लोरीन हमारा कोई भी गैस हमारा क्या, सॉरी गैस अवस्था में हमारा क्लोरीन होगा। और सोडियम जो है ये भी हमारा, चूंकि गैस में मिक्स हो पाएगा ना, तो इसका मतलब सोडियम को गर्म करके गैस बनाना पड़ेगा, तो ये भी गैस अवस्था में हमारा होता है। और वैसे भी अभिकारक हमेशा द्रव या गैस ही होता है, अभिकारक कभी ठोस नहीं होता है। उत्पाद हमारा ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर मामला क्या है कि जब कभी भी मेरे भाई इसका रिएक्शन इसके साथ हम कराते हैं तो NaCl तो बनेगा, लेकिन साथ ही साथ यहां से क्या होगा, जैसे ही यहां से हमारा क्या, NaCl तो हमारा बनेगा और यहां पर मेरे भाई क्या हो जाएगा कि हमारा ये स्टेबल हो गया। क्योंकि NaCl बन गया इसका मतलब ये स्टेबल हो गया। इस बात को समझना गौर से, कैसा होगा, तो स्टेबल हो गया। जैसे ही हमारा सोडियम
प्लस है, क्लोरीन माइनस से दोनों अनस्टेबल है, क्योंकि इस पर प्लस आयन है, इस पर माइनस आयन है, तो इसलिए अनस्टेबल है हमारा। लेकिन जैसे ही NaCl बना वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और अगर कोई भी चीज अगर स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लूज कर जाती है, उसकी एनर्जी लूज कर जाती है, इस बात को ध्यान रखना। उसकी एनर्जी घट जाती है, उसकी एनर्जी लूज कर जाती है, ये बात ध्यान रखना, उसकी एनर्जी लूज कर जाती है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं एनर्जी को रिलीज किया होगा, कहीं ना कहीं इसमें वो एनर्जी को क्या किया होगा, तो इसमें एनर्जी को वो क्या किया होगा, तो कहीं रिलीज किया होगा, बाहर किया होगा, एनर्जी यहां से बाहर गया होगा, एनर्जी रिलीज किया है। जो एनर्जी रिलीज हुआ है मेरे भाई, इसी को क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। यानी कि कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए एनर्जी को कम करना पड़ेगा। एनर्जी ज्यादा होगा तो हमारा अनस्टेबल हो जाता है, तो एनर्जी को कम करना पड़ेगा। अगर स्टेबल अगर बन गया तो एनर्जी कम हो गया, एनर्जी कम हो गया तो एनर्जी कहीं ना कहीं बाहर निकला होगा। इसका मतलब मेरे भाई उसी एनर्जी, जो एनर्जी बाहर निकला है कंपाउंड को स्टेबल करने के लिए, जो एनर्जी बाहर निकला है, उसी एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो लैटिस एनर्जी मेरे आयनिक क्रिस्टल के लिए, आयनिक क्रिस्टल कहने का मतलब क्या, आयनिक जो बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड करने वाला प्लस और माइनस दोनों भाग लेंगे। तो आयनिक जो क्रिस्टल के लिए दर्शाता है कि गैसीय आयन में 1 मोल क्रिस्टल बनने पर मुक्त ऊर्जा, क्रिस्टल के उसके गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, यहां आयनों को जलयोजन करने के लिए। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि किसी भी क्रिस्टल को क्या करता है, उसके गैसीय आयन में तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा देते हैं वो भी हमारा लैटिस एनर्जी होता है। या फिर हम कहेंगे गैसीय आयनों में से 1 मोल क्रिस्टल बनने पर जो मुक्त ऊर्जा होगा। अब देखो यहां क्रिस्टल बन रहा है, इसका मतलब ये सॉलिड है, क्रिस्टल बन रहा है इसका मतलब ये सॉलिड है, ये सॉलिड बना है, ये सॉलिड बना है, ये सॉलिड बना है, तो एनर्जी रिलीज किया, तो एनर्जी मुक्त हुआ, उसको लैटिस एनर्जी कहते हैं। और किसी क्रिस्टल, किसी उसके गैसीय आयनों को तोड़ने के लिए, मेरे भाई ध्यान रखना, क्रिस्टल को उसके गैसेस आयने में तोड़ने के लिए, कोई हमारा ठोस है उसको तोड़ करके हम गैस अगर बनाते हैं, उसमें जो भी आवश्यक ऊर्जा होगा तो वो भी हमारा वही होगा। इसी का जस्ट उल्टा हमारा ये होता है। तो मेरे भाई ऊर्जा रिलीज भी करता है, ऊर्जा देना भी पड़ता है, उसी को लैटिस एनर्जी हम कहते हैं। यहां कह रहा है कि आयनों को जलयोजन, हाइड्रेशन, ये तो हाइड्रेशन एनर्जी हमारा होता है। ये कैसा एनर्जी है मेरे भाई, उसमें घोलना है तो इसको हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई आयनों का जलयोजन, जो आयन जल में आयनित होते हैं तो उन एनर्जी मुक्त होता है, इसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ये हमारा लैटिस एनर्जी नहीं होता है, इसको लैटिस एनर्जी नहीं कहेंगे, ये दोनों लैटिस एनर्जी हमारा है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हमारा। ठीक है, चलिए आगे। अगला, आप सभी लोग मेरे भाई एनसीईआरटी ये नियुक्ति बैच की क्लासेस कर रहे होंगे। आज हम किसी कारणवश ये क्लासेस नहीं ले पाए थे, क्योंकि शादी में चले गए थे, अपनी फैमिली की कुछ शादी थी, उसी में चले गए थे, क्लासेस नहीं ले, लेकिन ये क्लासेस आपको चलेगा। ठीक है सर, इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है, ये टेस्ट मिलेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये टेस्ट मिलेगा, साइंस का टेस्ट, उसको डेली दीजिए, टेस्ट दीजिए, उसका डेली डिस्कशन 7 बजे आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि प्रोटीन का द्वितीय संरचना जो होता है, जैसे अल्फा हेलिक्स हो गया, 20 सीट्स हमारा हो गया, ये किसके द्वारा होता है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ रहता है। कैसा बॉन्ड, मेरे भाई एक बात बताइए, हम आपसे कहना चाहते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, डीएनए किसका बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ है, समझना गौर से। हम यहां पर किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल जस्ट हम आपको बताना चाहते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए की संरचना आपको पता होगा कैसी होती है, तो डबल हेलिक्स होती है। डीएनए की संरचना कैसी होती है, ये डबल हेलिक्स होती है, ये बात आपको ध्यान रखना, ये डबल हेलिक्स होती है ये। और डीएनए किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, ये किसका, तो प्रोटीन वगैरह का बना होता है। अब मेरे भाई डीएनए का जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो कुछ इस तरीके से हमारा होगा। डीएनए में मेरे भाई 2 को धागा हम लोग लेते हैं इस तरीके से, और इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डबल बॉन्ड का और फिर ट्रिपल बॉन्ड का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एक में हम लोग जानते हैं एडेनिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनता है नहीं, और उसके बाद इसमें जो बॉन्डिंग होती है, इसमें जो बॉन्ड बनता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसमें कैसा बॉन्ड होता है मेरे भाई, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस बात को ध्यान देंगे। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन, एडेनिन के साथ ग्वानिन, एडेनिन के साथ क्या, एडेनिन के साथ ग्वानिन, और साइटोसिन के साथ क्या, थायमिन, साइटोसिन के साथ क्या, थायमिन। तो मेरे भाई अल्टरनेट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जो कुछ भी बनेगा वो सब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन की द्वितीय संरचना, जैसे डबल अल्फा हेलिक्स की बात करते हैं, 20 सीट्स की बात करते हैं, और मेरे भाई इसमें जो भी बॉन्ड हमारे होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं, जैसे कि डीएनए में हमारा होता है। अगला मेरे भाई एक टर्म होता है एब्जॉर्प्शन का, एक टर्म होता है एडजॉर्प्शन का, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा एडजॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन,
का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का जस्ट उल्टा क्या होता है, इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये एडजॉर्प्शन होता है। इस बात को याद रखना मेरे, एकदम सिंपल सा चीज है। एब्जॉर्प्शन मतलब समझ रहे हैं ना, कोई भी चीज एब्जॉर्ब करता तो अपने अंदर लेता है, नहीं समझे? अगर कोई चीज एब्जॉर्ब करता तो अपने अंदर लेता है, और कोई चीज जब अपने अंदर लेता तो उसका उल्टा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब वो बाहर करता है। एगो अंदर लेने वाला तो एब्जॉर्ब कर लिया, बाहर करने वाला क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। उसी का जस्ट उल्टा ना होगा जी। अंदर के बाहर, अंदर की चीज को बाहर करना एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये एडजॉर्प्शन पूछा गया है, तो ये बाहर करेगा, एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब करता, अंदर खींचता है। बताइए, कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के स्थूल बल्क के समान रूप से वितरित हो जाए, समान रूप से वितरित होता है। एडजॉर्प्शन में बाहर होता है, सरफेस पर आ जाता है। ये हमारा है, इसके सरफेस पर सब कुछ आ जाएगा। इसके सरफेस पर सीधा इसके सरफेस पर भागता है, अंदर से सीधा इसके सरफेस पर भागता है, सरफेस पर भागता है। और ये एडजॉर्प्शन जो सरफेस पर भागता है, जो सरफेस पर भागता है, उसको क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कहते हैं। और मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो अंदर आता है, जो क्या होगा, तो अवशोषित होकर के अंदर आता है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, हम लोगों से एडजॉर्प्शन पूछा गया है और यहां पर पहला खत्म हो गया। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होता भी है, नहीं भी होता है। तो किसी ठोस या द्रव की सतह पर, किसी ठोस या द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणु क्या हो जाते हैं, तो एकत्रित हो जाते हैं। कहां पर, सतह पर। किसी ठोस के सतह पर बोल रहा है, कहां पर, अंदर नहीं बोल रहा है, सतह पर बोल रहा है मेरे भाई। किसी ठोस या द्रव के सतह पर बोल रहा है, जो बाहरी सरफेस है उस पर बोल रहा है। अन्य पदार्थों का एकत्रित होना जाना, सांद्रित हो जाना ही एडजॉर्प्शन कहलाता है, सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं, अगला मिलान करिए मेरे भाई। जो श्वसन तंत्र हमारा होता है, सांस लेने की बात करते हैं, फेफड़ा का सभी पार्ट श्वसन अंग में आ जाता है। हमारा ट्रैकिया हो गया, फेरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंक्यूल्स हो गया, ब्रोंकी हो गया, लंग्स हो गया, उसके बाद हम कहेंगे एल्बुलाई हो गया। ये सब क्या है, ये सब हमारा श्वसन अंग होता है। तो श्वसन अंग में तो फेफड़ा उफड़ा हमारा आ ही जाएगा, तो वन का तो सी मैच करा दीजिए। परिसंचरण तंत्र हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन होता है, और ब्लड सर्कुलेशन कराने के लिए हमारा क्या होगा, हार्ट होगा। और रक्त वाहिका की अगर बात करते हैं, इसमें हमारा धमनी और सीरा होगा। इसमें क्या होगा, कहेंगे तो हमारा सीरा होगा, और दूसरा इसमें हमारा क्या होगा, कहेंगे हमारा धमनी होगा। धमनी और सीरा इसमें आ जाएगा, तो हम सीधा मैच करा देंगे इसके साथ, क्या, तो डी। नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र, यानी कि जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है, वृक्क जो किडनी होता है, यूरिया वगैरह को छान के अलग कर देता है, मूत्रवाहिनी उसी का पार्ट है ये सब। इसका मतलब हमारा इसका मैच कर जाएगा ए। तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क भी आता है, मेरुरज्जु भी आता है, ये हमारा हो जाएगा। तो मेरे भाई तो ऐसे ही आपका नॉर्मल क्वेश्चन था। सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी कहां है, सी डी ए बी पहले में दिख रहा है। मिलान, आगे चलते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो मेन आपको अंतर है वो क्या होता है, ये पूछा गया। मुख्य अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। मेरे भाई हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, जैसे कि जीवों को 5 भागे में क्लासिफाई किया गया है ना। तो अगर उसी में अगर देखेंगे तो आपको जीवों को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है, तो जीवों को 5 भाग में क्लासिफाई किया गया, 5 भाग में बांटा गया है। आर.एच. व्हिटेकर ने बांटा है। किसने बांटा है, तो नाम सुने होंगे, आर.एच. हम व्हिटेकर की हम बात करते हैं, आर.एच. व्हिटेकर ने इसको बांटा है। अब मामला यह है कि जैसे हम मोनेरा की बात करते हैं, मोनेरा की बात करते हैं, उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, तो प्रोटिस्टा की बात करते हैं। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, एनीमिलिया हो गया, एनीमिलिया की बात करते हैं। फिर हम किसकी बात करते हैं, तो फंजाई की बात करते हैं। फिर हम किसकी बात करते हैं, तो प्लांटी की बात करते हैं। कितने हो गए, 5 हो गए ना मेरे भाई। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो हमारा है, ये मोनेरा जो हमारा होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। ये किससे, तो ये हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ होता है, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है। इस बात को ध्यान रखना। और जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है उसमें केंद्रक डेवलप नहीं होता है, इसमें केंद्रक का डेवलपमेंट नहीं होता है। जबकि ये सभी के सभी हमारे क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। ये यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल से बना होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर यूकैरियोटिक सेल से बना होता है, इसमें सब कुछ डेवलप होता है, इसमें केंद्रक का डेवलपमेंट पूरी तरीके से होता है। एक बात याद रखना मेरे भाई
कि अगर कोई प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स है तो इसमें दोनों में कॉमन क्या चीज है, तो इन दोनों में जो कॉमन है वो भी बात आपको याद रखना, चूंकि क्वेश्चन कई बार पूछता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो राइबोसोम दोनों में होता है। राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, राइबोसोम जो हमारा है ये दोनों में होता है, ये बात आपको ध्यान है। राइबोसोम हमारा दोनों में होता है, चाहे आप उसकी बात करें चाहे आप इसकी बात करें, फर्क नहीं पड़ता है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में राइबोसोम हमारा होता है। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज तो हमारा यह है कि मुख्य अंतर पूछा गया है, कह रहे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। ये मेन अंतर हमारा नहीं है, ये मेन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मुख्य डिफरेंस आपसे पूछा गया है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्लीबद्ध केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक में तो होबे करता है, यूकैरियोटिक में तो हमारा क्या होता है, ये होबे करता है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। यूकैरियोटिक में हमारा झिल्लीबद्ध केंद्रक होता है, इसमें एकदम केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। मेन फंक्शन केंद्रक का ही होता है, जो मैंने बताया आपको, एक में होता है एक में नहीं होता है। तो ये तो हमारा बिल्कुल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई जब हम यहां पर प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध केंद्रक होता है और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी होता है। जबकि हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, इसमें वो अनुपस्थित होता है, इसमें वो अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता, देखो काटा हुआ है, केंद्रक नहीं होता है तो नहीं होता, यहां केंद्रक नहीं होता है, मेजर डिफरेंस है, जबकि यहां केंद्रक होता है। तो इसमें कॉमन क्या होता है, दोनों में होता है, वो हमारा राइबोसोम होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, यही मेजर डिफरेंस होगा और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी। और भी आप कह सकते हैं, जैसे आप यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, तो जो उसमें राइबोसोम होता है, वो राइबोसोम हमारा 80 और 70s हमारा होता है। आप पढ़ते होंगे, इसमें एक में 70s होता है तो एक में हमारा कितना होगा, तो एक में हमारा 80s होता है। प्रोकैरियोट्स में 70s होता है। राइबोसोम इसमें अगर हमारा होता है तो इसमें प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कितना होता है, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है ये 70s होता है, और यूकैरियोट्स में कितना होता है, कहेंगे 80s हमारा होता है। ये राइबोसोम है मेरे भाई, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। यहां कह रहा है कि इन दोनों में, प्रोकैरियोट्स में कह रहा है कि राइबोसोम नहीं होता, जो कि गलत है, नहीं। और यहां पर कोशिका भित्ति के आधार पर आप नहीं कह सकते हैं, ये बिल्कुल। आगे अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो तकनीक है, ये किस रूप से आधारित है हमारा। तो मेरे में ध्यान रखना कि व्यक्तियों के बीच में डीएनए में विशिष्ट दोहराव और अनुक्रम को भिन्नता प्रदान करता है। आगे चलते हैं। स्टोमेटा खुलने और बंद होने के लिए स्टोमेटा हमारा क्या करता है, मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, पौधे में क्या होता है, रंध्र होता है, उसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित कौन करता है, गार्ड सेल करता है। स्टोमेटा जो देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है, तो प्लांट की पत्तियां होती है, इसमें ये होता है। प्लांट की जो पत्ती होती है, प्लांट की जो पत्तियां होती है मेरे पास, उसी प्लांट की पत्ती में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। और ये जो स्टोमेटा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में रंध्र कहते हैं। और रंध्र को ऑपरेट कौन करता है, तो रंध्र के चारों तरफ जो ऑपरेट इसको करता है, इसको जो ऑपरेट करता है वो कौन करता है, तो हमारा यहाँ पर गार्ड सेल करता है। कौन ऑपरेट करता है, कहेंगे उसको गार्ड सेल कहते हैं। और यही गार्ड सेल उसको ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज, ओपन और क्लोज करता है। और स्टोमेटा में हमारा क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। जो हमारे प्लांट का गैस एक्सचेंज हमारा यहीं पर होता है, प्लांट में जो गैस एक्सचेंज होता है हमारा यहीं पर होता है, ये आपको। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि इसको गार्ड सेल ही ऑपरेट करता है, और गार्ड कोशिका क्या करता है, तो उसको ओपन और क्लोज करता है। आसानी से आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन जो हमारा संग्रहित होता है, मेरे भाई हमारे शरीर के अंदर डायरेक्ट ग्लूकोज का तो स्टोरेज होता नहीं है, तो ग्लूकोज अगर टूटता है, ग्लाइकोजन वगैरह में बदलता है, तब जाकर के हमारे यकृत में, लीवर में 95% और हमारे मांसपेशी में 5% ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, शरीर के अंदर, हमारे शरीर में, किसमें, तो हमारे शरीर में एनर्जी स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, शरीर में अगर एनर्जी स्टोरेज की अगर हम बात करते हैं, किस रूप में होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और ग्लाइकोजन के रूप में तो होगा, हमारे यकृत में कितना परसेंट होगा, तो हमारा जो लीवर होता है, हमारा जो यकृत होता है, इसमें लगभग 95% होता है। और जो मांसपेशी होता है उसमें बहुत कम मात्रा में होगा, लेकिन इसमें भी होता है। मांसपेशी में कितना परसेंट, तो 5% स्टोर करता है। तो मेरे भाई आप सीधा कहेंगे यकृत और मांसपेशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मांसपेशी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर हमारा ये दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं ये सब कुछ। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा आसान दे रखा है। कौन सा हार्मोन अपतल, जिसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन जो हमारा होता है एड्रिनल ग्लैंड्स से एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट करता है, इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। लरो या उरो हार्मोन करते हैं, जिसको 3F हार्मोन कहते हैं। मेरे भाई ये कहां सीक्रेट करता है, तो आप कहेंगे एड्रेनालिन हार्मोन को हम लोग कहते हैं।
आगे चलते, उत्परिवर्तन का जो शब्द दिया था, उत्परिवर्तन हमारा क्या होता है? डीएनए के सीक्वेंस में अचानक परिवर्तन आ जाना हमारा उत्परिवर्तन कहलाता है। और उत्परिवर्तन का जो कंसेप्ट दिया था हुगो तो व्रीज ने दिया था। एक लाइन में कहानी सिंपल, इसमें पढ़ना क्या। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे मेरे भाई बढ़ते हैं। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हमारा क्या होता है? जो हमारा बायोलॉजिकली सड़ता गलता उसकी बात कर रहा है। तो मेरे भाई एक तो हमारा बायोडिग्रेडेबल की हम बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल की बात करते हैं। अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, जिसको बैक्टीरिया वायरस सराता गलाता है, इसको बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया वायरस सरा गला देता है, बैक्टीरिया वायरस सरा गला देता है, उसी को बायोडिग्रेडेबल के, जिसको बैक्टीरिया वायरस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो सड़ता गलता उससे नहीं है। तो किससे सरेगा? तो सीवेज वगैरह जो होता है ये सड़ता गलता है, रेडी कीटनाशक होता है। ये क्या है मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना, ये कीटनाशक होता है। और ये प्लास्टिक और कीटनाशक ये दोनों के दोनों नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ये नॉन बायो, चूंकि कीटनाशक तो मेरे भाई बैक्टीरिया को मार देगा ना, इसलिए इसको सराता गलाता नहीं पाता है। ये नॉन बायो ग्रेडेबल होता है, ग्रेडेबल होता है, जिसको बैक्टीरिया सरा गला नहीं सकता है। आपसे पूछा कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, तो आंसर करेंगे ये हमारा सीवेज, मलमूत्र, ये सब होगा। आगे डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हमारा प्लाज्मिड का उपयोग किस रूप में करता है? तो वेक्टर के रूप में करता है। और वेक्टर के रूप में वो क्या करता है? तो वहां पर कहेंगे जीन को भेजता है, गुण को भेजता है। ये सब तो अपने आप कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे पास 35 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर सिर्फ टिक आउट कर देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या? तो ए टिक आउट करना है। आप सभी को बताओ किस बीमारी से कौन सा बीमारी होती है। आगे चलते हैं, मिलर यूरे की बात करते हैं। ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था मेरे भाई? इन्होंने ये कंसेप्ट दिया, इस बात को ध्यान रखेंगे, जीवन की जो रासायनिक उत्पत्ति यानी केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, आदम पृथ्वी की परिस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से सरल अकार्बनिक अणुओं में निर्माण होना, ये इनका स्टेटमेंट था, ध्यान रखेंगे। आगे है मेरे भाई एपी कल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर क्या? पीसी कल्चर मत्स्य पालन, रेशम कीट सेरिकल्चर होता है, नाम ही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, मानव कर्ण का कौन सा भाग, मेरे भाई इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। मानव कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है? तो आपको याद रखना कोकिला। कोकिला मेरे भाई हमारे कान में, ये कोकिला में स्थित हमारा क्या होता है? ऑर्गन ऑफ द कॉर्टी होता है। ये हमारा करता है, सिग्नल को हमारे ब्रेन में भेजता है। हम लोग जो भी सुनते हैं हमारे ब्रेन तक जाता है। अगला है कि हम लोग यहां पर ध्यान रखेंगे टीकाकरण का जो सिद्धांत हमारा क्या है? प्रतिरक्षा में। किसमें? तो प्रतिरक्षा में। प्रतिरक्षा में टीकाकरण का सिद्धांत क्या है? यानी कि वैक्सीनेशन ऑफ इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है मेरे भाई, शरीर को कमजोर या मृत रोगाणुओं और उनके परिचित कारक समृद्धि कोशिका मेमोरी लॉस का निर्माण प्रेरित करना, ताकि भविष्य में वास्तविक संक्रमण हो। सीधी सी बात है मेरी, प्रतिरक्षा करने का मतलब होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, शरीर के अंदर हम कहेंगे रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ा देता है वो। ईसीजी में पी वेव जो हमारा होता है, ये तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ईसीजी में पी वेव हमारा क्या दिखाता है? आलिंद के अंदर बी ध्रुवन को दिखाता है। बी ध्रुवन, ध्रुवन की प्रकाश तरह से बी ध्रुवन को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। डीपोलराइजेशन को बताता है, लेकिन आर्टरी में डीपोलराइजेशन होता है उसको बताता है ईसीजी में पी जो वेव हमारा होता है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है आपका यहीं पर खत्म होता है। चलिए इसके बाद आपका मैथ का डिस्कशन होना है। मेरा टाइम हो गया है ओवर। हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।